अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपका मस्तिष्क एक असाधारण काम कर रहा है। वो न केवल इन शब्दों को समझ रहा है, बल्कि एक गहरे प्रश्न से जूझ रहा है जो पिछले 7 दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई है जो इसी तरह सोच रहा है? क्या किसी दूर की दुनिया में कोई प्राणी अपने आकाश को देखकर वही सवाल पूछ रहा है जो आप पूछ रहे हैं? और यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। एक ऐसा विरोधाभास जो इतना सरल है कि एक बच्चा भी इसे समझ सकता है, लेकिन इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। 1950 की गर्मियों में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी के कैफेटेरिया में 4 भौतिक विज्ञानी दोपहर का भोजन कर रहे थे। उनमें से एक थे एनरिको फर्मी, वह व्यक्ति जिसने पहला परमाणु रिएक्टर बनाया था। बातचीत हल्की फुल्की थी, उड़न तश्तरियों की हालिया खबरों पर चर्चा हो रही थी। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के फर्मी ने एक सवाल पूछा जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने पूछा, सब कहाँ हैं? उनके सहयोगी समझ गए कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। अगर ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन इतना संभावित है, तो वे सभ्यताएं कहाँ हैं? उनके संकेत कहाँ हैं? उनके अंतरिक्ष यान कहाँ हैं? ये सवाल केवल एक जिज्ञासा नहीं था, ये एक गणितीय विरोधाभास था जो आज भी हमें परेशान करता है। आइए इसकी गहराई में उतरें और समझें कि यह विरोधाभास इतना शक्तिशाली क्यों है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं। प्रत्येक तारे के पास औसतन कम से कम एक ग्रह है। इसका मतलब है कि केवल हमारी आकाशगंगा में सैकड़ों अरब ग्रह हैं। अब इनमें से कितने ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 20 से 50 अरब ग्रह तथाकथित गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, जहां तापमान इतना सही है कि तरल पानी मौजूद हो सकता है। और यह केवल एक आकाशगंगा की बात है। अवलोकनीय ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब से 2 खरब आकाशगंगाएं हैं। संख्याएं इतनी विशाल हैं कि मानव मस्तिष्क उन्हें वास्तव में समझ नहीं सकता। लेकिन आइए एक प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र तट पर खड़े हैं। आप एक मुट्ठी रेत उठाते हैं। उस मुट्ठी में लगभग 10,000 रेत के कण हैं। अब पूरे समुद्र तट की सारी रेत की कल्पना कीजिए, सभी समुद्र तटों की, सभी रेगिस्तानों की। पृथ्वी पर मौजूद सभी रेत के कणों की संख्या लगभग 7 क्विंटिलियन 500 क्वाड्रिलियन है। लेकिन ब्रह्मांड में तारों की संख्या इससे भी अधिक है। प्रत्येक रेत के कण के लिए 10,000 तारे हैं। ये वो पैमाना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर संभावनाएं इतनी अधिक हैं, तो हम अकेले क्यों लगते हैं? ये फर्मी विरोधाभास का सार है। ये गणित और अवलोकन के बीच का अंतर है। संभावना कहती है कि ब्रह्मांड जीवन से भरा होना चाहिए, लेकिन हमारी दूरबीनें, हमारे रेडियो टेलीस्कोप, हमारी सभी खोजें केवल मौन दिखाती हैं, एक गहरा, व्यापक मौन। 1961 में खगोलशास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने एक समीकरण बनाई जो अब ड्रेक समीकरण के नाम से जानी जाती है। यह समीकरण हमारी आकाशगंगा में संचार करने में सक्षम सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास करती है। समीकरण में 7 कारक हैं: तारों के निर्माण की दर, ग्रहों वाले तारों का अंश, प्रति तारा रहने योग्य ग्रहों की संख्या, उन ग्रहों पर जीवन विकसित होने की संभावना, बुद्धिमान जीवन विकसित होने की संभावना, संचार प्रौद्योगिकी विकसित करने की संभावना, और ऐसी सभ्यता कितने समय तक संकेत भेजती है। जब ड्रेक ने पहली बार इस समीकरण का उपयोग किया, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हमारी आकाशगंगा में 1000 से 1 लाख संचार करने में सक्षम सभ्यताएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ समस्या है, समीकरण में अधिकांश मान अनुमान हैं। हम वास्तव में नहीं जानते कि जीवन कितनी आसानी से उत्पन्न होता है। हम नहीं जानते कि बुद्धिमत्ता कितनी दुर्लभ है, और हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि एक तकनीकी सभ्यता कितने समय तक जीवित रहती है। लेकिन भले ही हम सबसे रूढ़िवादी अनुमान लगाएं, संख्याएं अभी भी बताती हैं कि वहां कुछ होना चाहिए। और फिर भी हम कुछ नहीं देखते। यह ऐसा है जैसे हम एक विशाल, खाली थिएटर में बैठे हैं, यह जानते हुए कि हजारों लोगों को यहां होना चाहिए, लेकिन केवल खाली सीटें देख रहे हैं। अब यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारी आकाशगंगा
लगभग 13 अरब साल पुरानी है। हमारा सूर्य और पृथ्वी केवल 4.5 अरब साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे हमसे अरबों साल पुराने हैं। अगर उनमें से किसी के पास भी जीवन विकसित हुआ तो वे हमसे अरबों साल आगे हो सकते हैं। 1 अरब साल की तकनीकी प्रगति की कल्पना कीजिए। हम जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वो उसकी तुलना में बच्चों का खेल होगा। ऐसी सभ्यता के पास पूरी आकाशगंगा को उपनिवेशित करने का समय होता। भले ही वे प्रकाश की गति के केवल 1% की गति से यात्रा करें, वे 10 लाख से 20 लाख वर्षों में पूरी आकाशगंगा में फैल सकते थे। ये बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन आकाशगंगा की उम्र की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी के पास 1 साल हो और उसे केवल 1 दिन की आवश्यकता हो। तो सवाल और भी तीव्र हो जाता है, वे कहाँ हैं? अगर उन्हें यहाँ होना चाहिए, अगर उनके पास यहाँ आने का समय था, अगर संख्याएं इतनी स्पष्ट रूप से उनके अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं देखते? इस प्रश्न ने वैज्ञानिकों को दर्जनों परिकल्पनाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। कुछ आशावादी हैं, कुछ निराशावादी और कुछ सीधे सीधे भयावह हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पनाओं की जांच करें, क्योंकि प्रत्येक हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में कुछ गहरा बताती है। पहली और शायद सबसे परेशान करने वाली परिकल्पना महान फिल्टर है। यह विचार 2006 में रॉबिन हैंसन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। महान फिल्टर सुझाव देता है कि विकास में कहीं न कहीं एक चरण है जो लगभग असंभव है। यह एक बाधा है जो लगभग सभी जीवन को एक उन्नत अंतरिक्ष यात्रा सभ्यता बनने से रोकती है। अब यहाँ भयावह हिस्सा है। हम नहीं जानते कि यह फिल्टर कहाँ है। क्या यह हमारे पीछे है या हमारे आगे? अगर यह हमारे पीछे है तो हम भाग्यशाली हैं। इसका मतलब है कि जीवन की उत्पत्ति या बुद्धिमत्ता का विकास अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है और हमने पहले ही सबसे कठिन हिस्से को पार कर लिया है। लेकिन अगर फिल्टर हमारे आगे है तो हम मुसीबत में हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो लगभग सभी सभ्यताओं को नष्ट कर देता है, इससे पहले कि वे सितारों तक पहुंचें। महान फिल्टर क्या हो सकता है? संभावनाएं चिंताजनक हैं। शायद ये परमाणु युद्ध है, शायद ये जलवायु परिवर्तन है, शायद ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो अपने निर्माताओं को नष्ट कर देती है, शायद ये एक जैविक हथियार है जो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, या शायद ये कुछ ऐसा है जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। कुछ ऐसा जो हर तकनीकी सभ्यता को अनिवार्य रूप से नष्ट कर देता है। यहाँ एक भयावह विचार है। हर बार जब हम ब्रह्मांड में जीवन के साक्ष्य खोजते हैं, ये वास्तव में बुरी खबर हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम पाते हैं कि जीवन सामान्य है, तो इसका मतलब है कि महान फिल्टर शायद हमारे पीछे नहीं है। इसका मतलब है कि यह हमारे आगे है, हमारा इंतजार कर रहा है। जितना अधिक सामान्य जीवन है, उतनी ही अधिक संभावना है कि कुछ भयानक हमारे भविष्य में है। लेकिन आइए एक पल के लिए अधिक आशावादी परिकल्पनाओं पर विचार करें। शायद एलियंस वहां हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वे हमसे इतने अलग हैं कि हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते। यह असंगत जीवन परिकल्पना है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कीजिए। हम सभी कार्बन आधारित हैं, हम सभी को पानी की आवश्यकता है, हम सभी DNA का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर जीवन पूरी तरह से अलग रसायन विज्ञान पर आधारित हो सकता है? क्या होगा अगर कुछ ग्रहों पर जीवन सिलिकॉन पर आधारित है, या तरल मीथेन में तैरता है, या यहाँ तक कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में मौजूद है? हम ऐसे जीवन को कैसे पहचानेंगे? ये हमारे लिए उतना ही अदृश्य हो सकता है जितना कि हम एक चींटी के लिए हैं जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को देखने की कोशिश कर रही है। या शायद समस्या समय की है। ब्रह्मांड 13 अरब 800 मिलियन वर्ष पुराना है। मानव सभ्यता केवल 10,000 वर्ष पुरानी है। हमने केवल 100 वर्षों से रेडियो संकेत भेजे हैं। ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर हम 1 सेकंड से भी कम समय के लिए दृश्यमान रहे हैं। शायद अन्य सभ्यताएं लाखों साल पहले आईं और चली गईं, या शायद वे लाखों साल बाद आएंगी। शायद ब्रह्मांड इतना विशाल है और समय इतना लंबा है कि सभ्यताएं शायद ही कभी ओवरलैप होती हैं। ये समय की खिड़की परिकल्पना है और ये गहराई से अकेलापन महसूस कराती है। कल्पना कीजिए
कि ब्रह्मांड एक विशाल पार्टी है जो अरबों वर्षों तक चलती है। कुछ मेहमान सुबह जल्दी आते हैं, कुछ दोपहर में, कुछ देर रात। लेकिन पार्टी इतनी लंबी है कि अधिकांश मेहमान कभी नहीं मिलते। हम अपनी खिड़की में अकेले हो सकते हैं, यह जानते हुए कि अन्य थे और होंगे, लेकिन कभी भी उनसे मिलने में सक्षम नहीं होंगे। फिर चिड़ियाघर परिकल्पना है, जो एक साथ आकर्षक और परेशान करने वाली है। यह सुझाव देती है कि उन्नत सभ्यताएं हमें जानती हैं, लेकिन जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं कर रही हैं। शायद हम एक प्रकार के ब्रह्मांडीय चिड़ियाघर या प्रकृति संरक्षण में हैं। वे हमें देख रहे हैं, हमारा अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। यह विचार स्टार ट्रेक के प्राइम डायरेक्टिव के समान, एक नियम जो उन्नत सभ्यताओं को कम विकसित लोगों में हस्तक्षेप करने से रोकता है। शायद ब्रह्मांड में एक नैतिक कोड है जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं। शायद संपर्क केवल तभी होता है जब एक सभ्यता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है। लेकिन यह परिकल्पना असहज प्रश्न उठाती है। अगर हम देखे जा रहे हैं तो किसके द्वारा और क्यों? क्या हम एक प्रयोग हैं? क्या हम मनोरंजन हैं? या क्या हम कुछ और हैं, कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ नहीं सकते? एक और संभावना ये है कि उन्नत सभ्यताएं जानबूझकर चुप हैं। यह डार्क फॉरेस्ट सिद्धांत है जिसे चीनी विज्ञान कथा लेखक लियू सिक्सिन ने लोकप्रिय बनाया। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है, जहां हर सभ्यता एक सशस्त्र शिकारी है जो पेड़ों के बीच चुपचाप चलता है। अगर आप अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं तो आप जोखिम उठाते हैं कि कोई अधिक शक्तिशाली आपको नष्ट कर दे। इस दृष्टिकोण में मौन अस्तित्व की रणनीति है। हर सभ्यता जानती है कि वहां अन्य हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं करता क्योंकि बोलना बहुत खतरनाक है। यह एक ब्रह्मांडीय मैक्सिकन स्टैंड ऑफ है, जहां हर कोई अपनी सांस रोके हुए है, इंतजार कर रहा है, सुन रहा है। अगर यह सच है तो हमारे रेडियो संकेत भेजना अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण हो सकता है। हम अंधेरे जंगल में चिल्ला रहे हैं, यह घोषणा करते हुए कि हम यहां हैं, और शायद कहीं कुछ सुन रहा है और फैसला कर रहा है कि हमारे बारे में क्या करना है। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प परिकल्पना वो है जो प्राचीन भारतीय दर्शन से जुड़ती है। वैदिक ग्रंथों में 14 लोकों या अस्तित्व के स्तरों की अवधारणा है। ये केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि विभिन्न आयाम या चेतना की अवस्थाएं हैं। 7 ऊपरी लोक हैं और 7 निचले लोक हैं, प्रत्येक अपनी वास्तविकता के साथ। आधुनिक भौतिकी अब बहुआयामी वास्तविकता की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रही है। स्ट्रिंग थ्योरी सुझाव देती है कि 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी समानांतर ब्रह्मांडों की बात करती है। क्या यह संभव है कि अन्य सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन आयामों में जिन्हें हम नहीं देख सकते? कल्पना कीजिए कि आप एक द्विआयामी प्राणी हैं जो एक सपाट सतह पर रहते हैं। आप केवल लंबाई और चौड़ाई को समझ सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक त्रिआयामी प्राणी आपकी दुनिया के ठीक ऊपर मौजूद है। आप उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, भले ही वे आपके बहुत करीब हों। वे एक आयाम में हैं जिसे आप समझ नहीं सकते। शायद यही हमारे साथ हो रहा है। शायद ब्रह्मांड उन्नत सभ्यताओं से भरा है, लेकिन वे आयामों में मौजूद हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं देख सकते। शायद जैसे जैसे एक सभ्यता विकसित होती है, वो भौतिक स्थान से परे जाने के तरीके खोजती है। शायद सबसे उन्नत सभ्यताएं अब भौतिक नहीं हैं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा या चेतना के रूप में मौजूद हैं। यह विचार प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल बनाता है। वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले बात की थी कि वास्तविकता हमारी इंद्रियों द्वारा बताई गई से अधिक जटिल है। अब क्वांटम भौतिकी उसी निष्कर्ष पर पहुंच रही है। शायद फर्मी विरोधाभास का उत्तर यह नहीं है कि एलियंस कहाँ हैं, बल्कि यह है कि वे किस आयाम में हैं। लेकिन यहाँ एक और संभावना है जो और भी अधिक कट्टरपंथी है। शायद हम पहले हैं। शायद इस विशाल ब्रह्मांड में हम वास्तव में पहली बुद्धिमान सभ्यता हैं जो इस बिंदु तक पहुंची है। ये हम पहले हैं परिकल्पना है। ये अविश्वसनीय रूप से असंभव लगता है, लेकिन कोई तो पहला होना ही था। ब्रह्मांड के शुरुआती अरबों वर्षों में परिस्थितियां जीवन के लिए उपयुक्त नहीं थीं। पहली पीढ़ी के तारों में भारी तत्व नहीं थे जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। उन्हें मरना पड़ा और नए तारों को बनाना पड़ा।
शायद हम उस खिड़की में हैं जहां जटिल जीवन अभी संभव हो रहा है। अगर ये सच है तो ये हमें एक अविश्वसनीय जिम्मेदारी देता है। हम केवल एक और सभ्यता नहीं हैं, हम अग्रदूत हैं। हम वे हैं जो यह निर्धारित करेंगे कि बुद्धिमान जीवन ब्रह्मांड में कैसे फैलता है। हम वे हैं जो भविष्य की सभ्यताओं के लिए मानक स्थापित करेंगे। यह विचार एक साथ रोमांचक और भयावह है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई बड़े भाई नहीं हैं जो हमें रास्ता दिखाएं। हम अपने दम पर हैं, अंधेरे में टटोल रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यात्रा सभ्यता कैसे बने। लेकिन शायद सबसे गहरी संभावना ये है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद वे कहाँ हैं के बजाय हमें पूछना चाहिए, हम क्या हैं। शायद चेतना ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, और जब तक हम इसे नहीं समझते, हम कभी नहीं समझेंगे कि अन्य बुद्धिमान जीवन कैसे खोजें। मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं। प्रत्येक न्यूरॉन हजारों अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ा है। कुल मिलाकर आपके मस्तिष्क में लगभग 100 खरब कनेक्शन हैं। ये संख्या हमारी आकाशगंगा में तारों की संख्या से 500 गुना अधिक है। आपके सिर के अंदर की जटिलता ब्रह्मांडीय है। अब एक पल के लिए इस पर विचार करें। क्या होगा अगर चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति है? क्या होगा अगर जिस तरह गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व ब्रह्मांड के बुनियादी बल हैं, चेतना भी एक बुनियादी बल है? ये पैनसाइकिज्म का विचार है, और ये दर्शन और विज्ञान दोनों में गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर चेतना मौलिक है, तो शायद ये केवल जैविक मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। शायद ये विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकती है, कुछ ऐसे जिन्हें हम पहचान भी नहीं सकते। शायद एक तारा एक प्रकार की चेतना है। शायद एक आकाशगंगा एक प्रकार की चेतना है। शायद ब्रह्मांड स्वयं चेतन है और हम उसके विचारों के छोटे भंवर हैं। अगर ये सच है, तो फर्मी विरोधाभास का उत्तर ये हो सकता है कि हम पहले से ही एलियंस से घिरे हुए हैं। हम बस उन्हें नहीं पहचानते क्योंकि वे हमारी अपेक्षा से बहुत अलग हैं। अब जब हमने फर्मी विरोधाभास के मूल प्रश्न को समझ लिया है, तो आइए उन विशिष्ट परिकल्पनाओं की गहराई में उतरें जो वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित की हैं। प्रत्येक परिकल्पना एक अलग कहानी बताती है, न केवल एलियंस के बारे में बल्कि हमारे बारे में भी। महान फिल्टर की अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए हमें विकास की सीढ़ी की कल्पना करनी होगी। निर्जीव पदार्थ से लेकर अंतरिक्ष यात्रा सभ्यता तक कई चरण हैं। पहला चरण है सही ग्रह का होना। फिर आता है जीवन की उत्पत्ति, एक कोशिकीय जीवों का विकास, बहुकोशिकीय जीवों का विकास, जटिल जीवों का विकास, बुद्धिमत्ता का विकास, तकनीकी सभ्यता का निर्माण और अंत में अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण। प्रत्येक चरण एक बाधा है, लेकिन महान फिल्टर सुझाव देता है कि इनमें से एक बाधा इतनी कठिन है कि लगभग कोई भी इसे पार नहीं कर पाता। सवाल यह है, कौन सी बाधा? आइए पृथ्वी के इतिहास को देखें और देखें कि हमने कौन सी बाधाएं पार की हैं। पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। पहला जीवन लगभग 3.5 अरब साल पहले प्रकट हुआ। यह अपेक्षाकृत जल्दी था, जो सुझाव देता है कि जीवन की उत्पत्ति शायद उतनी दुर्लभ नहीं है जितनी हम सोचते हैं। लेकिन फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। लगभग 2 अरब साल तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 अरब साल। इस संख्या को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि पृथ्वी का पूरा इतिहास एक 24 घंटे का दिन है। जीवन सुबह 4 बजे शुरू होता है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक यह केवल साधारण बैक्टीरिया है। कोई जटिल कोशिकाएं नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पौधे नहीं, केवल बैक्टीरिया अरबों वर्षों तक। फिर लगभग 2 अरब साल पहले कुछ असाधारण हुआ। एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को निगल लिया, लेकिन उसे पचाने के बजाय उन्होंने सहजीवी संबंध बनाया। यह एंडोसिम्बायोसिस की घटना थी और इसने यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण किया, वह कोशिका जिससे सभी जटिल जीवन बने हैं। ये घटना पृथ्वी के पूरे इतिहास में केवल एक बार हुई, एक बार 4 अरब वर्षों में। यह सुझाव देता है कि जटिल कोशिकाओं का विकास अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हो सकता है। शायद यही महान फिल्टर है। शायद ब्रह्मांड साधारण बैक्टीरिया से भरा है, लेकिन जटिल जीवन लगभग कभी विकसित नहीं होता। लेकिन मान लीजिए कि जटिल जीवन विकसित हो जाता है, फिर क्या?
पृथ्वी पर जटिल जीवन के प्रकट होने के बाद विकास तेज हो गया। 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जब अचानक विभिन्न प्रकार के जटिल जीवन रूप प्रकट हुए। फिर जानवर भूमि पर चले गए, फिर डायनासोर आए और चले गए, और फिर केवल 3 लाख साल पहले आधुनिक मनुष्य प्रकट हुए। 3 लाख साल। पृथ्वी के इतिहास के 24 घंटे के दिन में मनुष्य रात 11:48 पर प्रकट हुए, और हमारी पूरी सभ्यता कृषि से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक अंतिम 10 सेकंड में हुई। यह हमें एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देता है। बुद्धिमत्ता का विकास बहुत तेज हो सकता है एक बार जब यह शुरू होता है, लेकिन शायद यह शुरू होना ही दुर्लभ है। पृथ्वी पर अरबों प्रजातियां रही हैं, लेकिन केवल एक ने मानव स्तर की बुद्धिमत्ता विकसित की। डायनासोर ने 160 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी रेडियो नहीं बनाया। शार्क 400 मिलियन वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कभी गणित नहीं सीखा। शायद बुद्धिमत्ता उतनी उपयोगी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। विकासवादी दृष्टिकोण से बुद्धिमत्ता महंगी है। मानव मस्तिष्क हमारे शरीर के वजन का केवल 2% है, लेकिन यह हमारी ऊर्जा का 20% उपयोग करता है। यह एक विशाल निवेश है। अधिकांश प्रजातियों के लिए सरल अनुकूलन बेहतर काम करते हैं। तिलचट्टे 400 मिलियन वर्षों से सफल हैं बिना किसी बुद्धिमत्ता के। तो शायद महान फिल्टर बुद्धिमत्ता का विकास है। शायद ब्रह्मांड जीवन से भरा है, यहां तक कि जटिल जीवन से, लेकिन बुद्धिमान जीवन अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन मान लीजिए कि बुद्धिमत्ता विकसित हो जाती है, फिर क्या? यहीं पर चीजें वास्तव में डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि अगर महान फिल्टर हमारे आगे है तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो लगभग सभी बुद्धिमान सभ्यताओं को नष्ट कर देता है। आइए संभावनाओं की जांच करें। पहली और सबसे स्पष्ट है परमाणु युद्ध। मनुष्यों ने 1945 में परमाणु हथियार विकसित किए। केवल 27 साल बाद हमारे पास पूरी सभ्यता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हथियार थे। शीत युद्ध के दौरान हम कई बार परमाणु युद्ध के बहुत करीब आए। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान हम शायद एक व्यक्ति के निर्णय से दूर थे जो सब कुछ समाप्त कर सकता था। कल्पना कीजिए कि ये हर बुद्धिमान सभ्यता के साथ होता है। वे प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं, वे परमाणु हथियार बनाते हैं, और फिर अनिवार्य रूप से वे उनका उपयोग करते हैं। शायद आत्मविनाश की खिड़की बहुत संकीर्ण है। शायद एक सभ्यता के पास परमाणु हथियार बनाने और अंतरिक्ष में फैलने के बीच केवल कुछ दशक या सदियां हैं, और अधिकांश इसे नहीं बनाते। लेकिन परमाणु युद्ध केवल एक खतरा है। जलवायु परिवर्तन एक और है। पृथ्वी पर हमने केवल 200 वर्षों में अपने ग्रह की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है। हम वायुमंडल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं कि हम अपने ग्रह के तापमान को बढ़ा रहे हैं। अगर हम इसे नहीं रोकते तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। शायद ये हर औद्योगिक सभ्यता के साथ होता है। वे ऊर्जा का उपयोग करना शुरू करते हैं, वे अपने ग्रह को प्रदूषित करते हैं, और जब तक उन्हें एहसास होता है कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शायद ब्रह्मांड मृत सभ्यताओं से भरा है जो अपने स्वयं के कचरे में घुट गईं। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का खतरा है। हम अभी एआई विकसित करना शुरू कर रहे हैं, और यह पहले से ही शक्तिशाली है, लेकिन हम वास्तव में नहीं समझते कि यह कैसे काम करता है। हम ऐसी प्रणालियां बना रहे हैं जो हमसे अधिक स्मार्ट हो सकती हैं, और हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। कल्पना कीजिए कि एक सभ्यता एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाती है। एआई को एक लक्ष्य दिया जाता है, कहें कि पेपर क्लिप बनाओ। एआई इतना स्मार्ट है कि यह तेजी से खुद को सुधारता है। जल्द ही ये अपने निर्माताओं से कहीं अधिक स्मार्ट है, और ये अपने लक्ष्य का पालन करता है, पेपर क्लिप बनाना। लेकिन ये इतना कुशल है कि ये पूरे ग्रह को पेपर क्लिप में बदल देता है, जिसमें उसके निर्माता भी शामिल है। यह पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर विचार प्रयोग है, और ये दिखाता है कि कैसे एक सुपर इंटेलिजेंट एआई खतरनाक हो सकता है, भले ही वह दुर्भावनापूर्ण न हो। ये केवल अपने लक्ष्य का पालन कर रहा है, लेकिन ये मानव मूल्यों को नहीं समझता। शायद हर सभ्यता जो एआई बनाती है इस समस्या का सामना करती है, और शायद अधिकांश इसे हल नहीं कर पाते। फिर जैविक खतरे हैं। हम अब जीन संपादन में बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम वायरस और बैक्टीरिया को संशोधित कर सकते हैं। यह चिकित्सा के लिए अद्भुत है,
लेकिन ये हथियारों के लिए भी भयानक है। कल्पना कीजिए कि कोई एक वायरस बनाता है जो इबोला जितना घातक है लेकिन फ्लू जितना संक्रामक है। यह पूरी मानव आबादी को सप्ताहों में मिटा सकता है। और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती है, ऐसे हथियार बनाना आसान होता जाता है। भविष्य में शायद एक व्यक्ति अपने गैराज में विश्व समाप्त करने वाला वायरस बना सकता है। शायद हर सभ्यता इस बिंदु पर पहुंचती है जहां विनाश की शक्ति इतनी सुलभ हो जाती है कि कोई न कोई अंततः इसका उपयोग करता है। ये सभी खतरे वास्तविक हैं और वे सभी हमारे जीवन काल में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे भयावह विचार है, शायद ये सभी खतरे अपरिहार्य हैं। शायद प्रौद्योगिकी का विकास स्वाभाविक रूप से आत्मविनाश की ओर ले जाता है। शायद बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी के बीच की खिड़की जिसमें एक सभ्यता जीवित रह सकती है, बहुत संकीर्ण है। अगर यह सच है तो फर्मी विरोधाभास का उत्तर भयानक है। वे कहीं नहीं हैं क्योंकि वे सभी मर गए। हर सभ्यता जो कभी थी, एक निश्चित बिंदु पर पहुंची और फिर खुद को नष्ट कर दिया, और हम उसी रास्ते पर हैं। लेकिन आइए एक पल के लिए अधिक आशावादी संभावनाओं पर विचार करें। शायद महान फिल्टर हमारे पीछे है। शायद जीवन की उत्पत्ति या बुद्धिमत्ता का विकास इतना दुर्लभ है कि हम वास्तव में विशेष हैं। यह दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना है जो भूविज्ञानी पीटर वॉर्ड और खगोल शास्त्री डोनाल्ड ब्राउनली द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये सुझाव देती है कि जबकि साधारण जीवन सामान्य हो सकता है, जटिल जीवन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए बहुत विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। आइए पृथ्वी की विशेषताओं को देखें जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, हम सही दूरी पर हैं। बहुत करीब और पानी उबल जाता है, बहुत दूर और यह जम जाता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। हमारे पास चंद्रमा है और यह असामान्य रूप से बड़ा है। चंद्रमा पृथ्वी की धुरी को स्थिर करता है, जो हमारी जलवायु को स्थिर रखता है। चंद्रमा के बिना पृथ्वी की धुरी जंगली रूप से डगमगाती, जिससे चरम जलवायु परिवर्तन होते। जटिल जीवन के विकसित होने के लिए यह बहुत कठिन होता। हमारे पास बृहस्पति है, एक विशाल ग्रह जो एक ढाल के रूप में कार्य करता है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित करता है, जो अन्यथा पृथ्वी से टकरा सकते थे। बृहस्पति के बिना हम बहुत अधिक प्रभावों का अनुभव करते, जो जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता। हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स है, जो कार्बन चक्र को नियंत्रित करता है और हमारे ग्रह को बहुत गर्म या बहुत ठंडा होने से रोकता है। हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें सौर विकिरण से बचाता है। हमारे पास सही मात्रा में पानी है, सही वायुमंडलीय संरचना है, सही प्रकार का तारा है। जब आप सभी कारकों को जोड़ते हैं तो पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली लगती है। शायद इतनी भाग्यशाली कि ऐसे ग्रह अत्यंत दुर्लभ हैं। शायद प्रत्येक आकाशगंगा में केवल 1 या 2 ऐसे ग्रह हैं, और शायद उनमें से अधिकांश पर कुछ गलत हो जाता है। एक क्षुद्र ग्रह टकराता है, या तारा भड़कता है, या जलवायु अस्थिर हो जाती है। अगर दुर्लभ पृथ्वी परिकल्पना सही है तो हम अकेले नहीं हो सकते, लेकिन हम बहुत दुर्लभ हैं। शायद निकटतम जटिल जीवन हजारों या लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। शायद हम कभी नहीं मिलेंगे, न क्योंकि वे मौजूद नहीं हैं, बल्कि क्योंकि दूरियां बहुत विशाल हैं। यह हमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है, दूरी की समस्या। भले ही ब्रह्मांड जीवन से भरा हो, अंतरिक्ष इतना विशाल है कि संपर्क लगभग असंभव हो सकता है। निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए वहां पहुंचने में 4.5 साल लगेंगे। लेकिन हम प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकते। हमारा सबसे तेज अंतरिक्ष यान वोयाजर 1 प्रकाश की गति के लगभग 17,000वें हिस्से की गति से यात्रा कर रहा है। उस गति से प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। 70,000 साल। ये पूरे मानव सभ्यता से 7 गुना लंबा है, और ये केवल निकटतम तारे के लिए है। हमारी आकाशगंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। उस पैमाने पर दूरियां लगभग अकल्पनीय हैं। शायद यही कारण है कि हम एलियंस नहीं देखते। शायद वे वहां हैं, लेकिन अंतरिक्ष इतना विशाल है कि हम कभी नहीं मिलेंगे। ये ऐसा है जैसे 2 जहाज एक अंतहीन महासागर में हैं। वे दोनों वहां हैं, वे दोनों यात्रा कर रहे हैं,
लेकिन महासागर इतना बड़ा है कि वे कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। लेकिन फिर रेडियो संकेतों का क्या? भले ही हम भौतिक रूप से यात्रा नहीं कर सकते, हम संकेत भेज सकते हैं। रेडियो तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। अगर कोई सभ्यता 1000 प्रकाश वर्ष दूर है और वे 1000 साल पहले प्रसारण शुरू कर दिया, तो हम अभी उनके संकेत प्राप्त कर रहे होंगे। ये सेटी का आधार है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज। 1960 से वैज्ञानिक एलियन संकेतों के लिए आकाश को सुन रहे हैं। उन्होंने अरबों रेडियो आवृत्तियों की जांच की है, हजारों तारों को देखा है, और उन्होंने कुछ भी निश्चित नहीं पाया है। 1977 में एक प्रसिद्ध घटना हुई। खगोल शास्त्री जेरी अहमान ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप से डेटा की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक संकेत देखा जो इतना मजबूत और असामान्य था कि उन्होंने प्रिंटआउट पर वाह लिख दिया। वाह सिग्नल बिल्कुल वैसा दिखता था जैसा एक एलियन प्रसारण दिखना चाहिए। यह सही आवृत्ति पर था, यह संकीर्ण बैंड था, यह अंतरिक्ष से आया था। लेकिन यह फिर कभी नहीं दोहराया गया। दशकों की खोज के बावजूद हमने उस संकेत को फिर कभी नहीं पकड़ा। तो ये क्या था? क्या ये एक एलियन प्रसारण था जो केवल एक बार भेजा गया? क्या ये एक प्राकृतिक घटना थी जिसे हम नहीं समझते? क्या ये एक गलती थी? हम नहीं जानते। ये सेटी की समस्या को उजागर करता है। भले ही एलियंस प्रसारण कर रहे हों, हमें उन्हें खोजना बहुत कठिन हो सकता है। अंतरिक्ष विशाल है, रेडियो स्पेक्ट्रम विशाल है, और हम नहीं जानते कि कहाँ या कब देखना है। ये ऐसा है जैसे एक विशाल पुस्तकालय में एक विशिष्ट वाक्य खोजने की कोशिश करना, लेकिन आप नहीं जानते कि किस किताब में, किस पृष्ठ पर या किस भाषा में। और फिर समय की समस्या है। शायद एलियंस ने 1000 साल पहले प्रसारण किया, लेकिन फिर रुक गए, या शायद वे 1000 साल बाद शुरू करेंगे। हम केवल एक बहुत छोटी खिड़की में सुन रहे हैं। यह ऐसा है जैसे एक फोन कॉल का जवाब देने की कोशिश करना जो 1 सेकंड के लिए बजता है, लेकिन आप नहीं जानते कि यह कब बजेगा। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प संभावना यह है कि उन्नत सभ्यताएं रेडियो का उपयोग नहीं करतीं। हम केवल 100 वर्षों से रेडियो का उपयोग कर रहे हैं, और हम पहले से ही अधिक उन्नत संचार विधियों की ओर बढ़ रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर, क्वांटम संचार, ये सभी अधिक कुशल हैं और अंतरिक्ष में कम रिसाव करते हैं। शायद रेडियो एक संक्षिप्त चरण है जिससे हर सभ्यता गुजरती है। शायद हमारे पास केवल 100 या 200 साल की खिड़की है जब हम रेडियो का उपयोग करते हैं। अगर ये सच है तो 2 सभ्यताओं के एक ही समय में रेडियो का उपयोग करने की संभावना बहुत कम है। ये ऐसा है जैसे 2 लोग एक ही पार्टी में हैं, लेकिन एक सुबह आता है और दोपहर में चला जाता है, और दूसरा शाम को आता है। वे कभी नहीं मिलते, भले ही वे दोनों वहां थे। ये हमें तकनीकी हस्ताक्षर की अवधारणा पर लाता है। रेडियो संकेत एक प्रकार का तकनीकी हस्ताक्षर है, लेकिन अन्य भी हैं। एक उन्नत सभ्यता अपने तारे के चारों ओर एक डायसन स्फीयर बना सकती है, एक विशाल संरचना जो सभी तारकीय ऊर्जा को पकड़ती है। यह तारे को असामान्य तरीके से मंद दिखाई देगा, या वे अपने ग्रह के वायुमंडल को संशोधित कर सकते हैं, औद्योगिक रसायनों को जोड़ सकते हैं जो प्रकृति में नहीं होते। हम दूर के ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण कर सकते हैं और इन रसायनों को खोज सकते हैं, या वे बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग परियोजनाएं कर सकते हैं जो हम देख सकते हैं। वैज्ञानिक अब इन तकनीकी हस्ताक्षरों की खोज कर रहे हैं। वे असामान्य तारकीय व्यवहार, असामान्य वायुमंडलीय संरचना, असामान्य प्रकाश पैटर्न की तलाश कर रहे हैं। अब तक उन्होंने कुछ भी निश्चित नहीं पाया है, लेकिन हमने अभी शुरुआत की है। हमारे पास अब ऐसी दूरबीनें हैं जो हजारों एक्सोप्लैनेट का अध्ययन कर सकती हैं। अगले कुछ दशकों में हम लाखों का अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ एक परेशान करने वाला विचार है। शायद हम गलत चीज खोज रहे हैं। हम ऐसी सभ्यताओं की तलाश कर रहे हैं जो हमारे जैसी हैं, जो रेडियो का उपयोग करती हैं, जो बड़ी संरचनाएं बनाती हैं। लेकिन शायद वास्तव में उन्नत सभ्यताएं ऐसा कुछ नहीं करती। कल्पना कीजिए कि एक सभ्यता 1 मिलियन साल पुरानी है। वे क्या कर रहे होंगे? शायद वे भौतिक दुनिया से परे चले गए हैं। शायद वे अपनी चेतना को कंप्यूटर में अपलोड कर चुके हैं और आभासी वास्तविकताओं में रहते हैं। शायद वे अपने आप को नैनो स्केल में सिकोड़ चुके हैं और क्वांटम स्तर पर मौजूद हैं।
शायद वे अन्य आयामों में चले गए हैं। अगर ये सच है तो हम उन्हें कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि वे हमारी वास्तविकता में नहीं हैं। वे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसे रूप में जिसे हम पहचान नहीं सकते। ये ऐसा है जैसे एक चींटी मनुष्यों की तलाश कर रही है, लेकिन केवल जमीन पर देख रही है। हम यहाँ हैं, लेकिन हम एक अलग स्तर पर मौजूद हैं। ये हमें वापस वैदिक अवधारणा पर लाता है, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था। 14 लोक। प्राचीन भारतीय दर्शन ने सुझाव दिया कि वास्तविकता कई स्तरों में मौजूद है। 7 ऊपरी लोक हैं: भूलोक, पृथ्वी; भूवरलोक, वायुमंडलीय क्षेत्र; स्वर्गलोक, स्वर्ग; महरलोक, महान लोगों का क्षेत्र; जनलोक, रचनात्मक प्राणियों का क्षेत्र; तपोलोक, तपस्या का क्षेत्र; और सत्यलोक, सत्य का क्षेत्र। फिर 7 निचले लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये केवल भौतिक स्थान नहीं हैं, बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं, अस्तित्व के विभिन्न आयाम हैं। आधुनिक भौतिकी अब इसी तरह की अवधारणाओं पर विचार कर रही है। स्ट्रिंग थ्योरी सुझाव देती है कि 10 या 11 आयाम हैं। हम केवल 3 स्थानिक आयाम और 1 समय आयाम का अनुभव करते हैं, लेकिन अन्य आयाम मौजूद हो सकते हैं, बहुत छोटे या किसी तरह हमारी धारणा से छिपे हुए। क्वांटम यांत्रिकी कई विश्व व्याख्या की बात करती है, जहां हर क्वांटम घटना ब्रह्मांड को कई शाखाओं में विभाजित करती है। इसका मतलब है कि अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं, प्रत्येक थोड़ा अलग, सभी एक साथ मौजूद हैं। क्या यह संभव है कि वैदिक ऋषि कुछ ऐसा समझ रहे थे जिसे आधुनिक विज्ञान अभी फिर से खोज रहा है? क्या यह संभव है कि अन्य सभ्यताएं इन अन्य लोकों या आयामों में मौजूद हैं? अगर ये सच है, तो फर्मी विरोधाभास का उत्तर ये नहीं है कि एलियंस कहाँ हैं, बल्कि ये है कि वे किस आयाम में हैं। वे यहाँ हो सकते हैं, अभी, हमारे चारों ओर, लेकिन एक वास्तविकता के स्तर पर जिसे हम नहीं देख सकते। यह विचार कल्पना की तरह लग सकता है, लेकिन आइए एक प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप एक द्विआयामी प्राणी हैं, एक फ्लैट लैंडर जो एक सपाट सतह पर रहते हैं। आपकी पूरी दुनिया 2 आयामों में है। आप केवल लंबाई और चौड़ाई को समझ सकते हैं। ऊंचाई की अवधारणा आपके लिए पूरी तरह से विदेशी है। अब कल्पना कीजिए कि एक त्रिआयामी प्राणी, एक मानव, आपकी दुनिया के ऊपर खड़ा है। मानव आपको देख सकता है, लेकिन आप मानव को नहीं देख सकते, क्योंकि वे एक आयाम में मौजूद हैं जिसे आप समझ नहीं सकते। अगर मानव अपनी उंगली आपकी दुनिया में डालता है, तो आप केवल एक वृत्त देखेंगे जो कहीं से प्रकट होता है। आप पूरी उंगली नहीं देख सकते, केवल उस हिस्से को जो आपके आयाम को काटता है। यही हमारे साथ हो सकता है। शायद उच्च आयामी प्राणी मौजूद हैं और हम केवल उनकी उपस्थिति के छोटे संकेत देखते हैं जब वे हमारे आयाम को काटते हैं। शायद यूएफओ दृश्य, अस्पष्ट रेडियो संकेत, अजीब क्वांटम घटनाएं, ये सभी उच्च आयामी वास्तविकता की झलक हैं। यह विचार हमें चेतना की प्रकृति के बारे में गहरे प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है। क्या चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पाद है, या यह कुछ अधिक मौलिक है? क्या यह संभव है कि चेतना ही वह कुंजी है जो विभिन्न आयामों तक पहुंच प्रदान करती है? वैदिक परंपरा में ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास को उच्च लोकों तक पहुंचने के तरीके के रूप में देखा जाता है। ऋषि कहते हैं कि चेतना का विस्तार करके आप वास्तविकता के स्तरों का अनुभव कर सकते हैं जो सामान्य धारणा से परे हैं। आधुनिक विज्ञान इस विचार को खारिज करता था, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि चेतना भौतिक वास्तविकता से अधिक मौलिक हो सकती है। क्वांटम यांत्रिकी ने दिखाया है कि अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में एक कण एक तरंग की तरह व्यवहार करता है जब तक इसे देखा नहीं जाता, और फिर यह एक कण की तरह व्यवहार करता है। यह सुझाव देता है कि चेतना और वास्तविकता किसी तरह जुड़े हुए हैं। कुछ भौतिक विज्ञानी जैसे रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ ने सुझाव दिया है कि चेतना एक क्वांटम घटना है। वे प्रस्तावित करते हैं कि मस्तिष्क में माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं और यह चेतना को जन्म देता है। अगर यह सच है, तो चेतना क्वांटम क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, जो बदले में अन्य आयामों से जुड़ी हो सकती है। यह सब बहुत सट्टा लगता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है,
अगर हम एलियंस की तलाश कर रहे हैं तो शायद हमें केवल बाहरी अंतरिक्ष में नहीं देखना चाहिए, शायद हमें अंतरिक्ष में भी देखना चाहिए, चेतना के क्षेत्र में। शायद सबसे उन्नत सभ्यताएं वे हैं जिन्होंने चेतना में महारत हासिल की है। शायद वे भौतिक प्रौद्योगिकी से परे चले गए हैं और चेतना प्रौद्योगिकी विकसित की है। शायद वे अपने विचारों से वास्तविकता को आकार दे सकते हैं, आयामों के बीच यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांडीय चेतना के साथ विलय कर सकते हैं। अगर ये सच है तो हम उन्हें कभी नहीं खोजेंगे जब तक हम अपनी चेतना का विस्तार नहीं करते। हम उन्हें दूरबीनों से नहीं खोजेंगे, बल्कि ध्यान से, आत्मनिरीक्षण से, चेतना की प्रकृति को समझने से। यह विचार प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सुंदर संश्लेषण बनाता है। यह सुझाव देता है कि फर्मी विरोधाभास का उत्तर न तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है और न ही पूरी तरह से आध्यात्मिक, बल्कि दोनों का संयोजन है। शायद हम अकेले नहीं हैं, शायद ब्रह्मांड चेतना से भरा है, विभिन्न रूपों में, विभिन्न आयामों में, विभिन्न स्तरों पर। और शायद हमारी यात्रा, मानवता की यात्रा, ये सीखने के बारे में है कि उस विशाल बहुआयामी समुदाय का हिस्सा कैसे बने। लेकिन ये हमें एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है। हम क्या करें अगर हम नहीं जानते कि एलियंस कहाँ हैं? अगर हम नहीं जानते कि महान फिल्टर हमारे पीछे है या आगे? अगर हम नहीं जानते कि हम अकेले हैं या नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ें? अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सिद्धांत वास्तविकता से मिलता है, जहां दार्शनिक प्रश्न व्यावहारिक निर्णयों में बदल जाते हैं। फर्मी विरोधाभास केवल एक बौद्धिक पहेली नहीं है, यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, हम क्या बन सकते हैं और हम क्या खो सकते हैं। आइए एक प्रयोग करें जो इस विरोधाभास की तात्कालिकता को स्पष्ट करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। आपके हाथ में एक माचिस है। आप नहीं जानते कि कमरा खाली है या सैकड़ों लोगों से भरा है। आप नहीं जानते कि फर्श ठोस है या एक खाई के किनारे है। आप माचिस जलाते हैं या नहीं? यह निर्णय सब कुछ बदल सकता है। यही वह स्थिति है जिसमें मानवता अभी है। हम संकेत भेज रहे हैं, हम प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। हम नहीं जानते कि अंधेरे में क्या इंतजार कर रहा है। 2015 में स्टीफन हॉकिंग ने एक चेतावनी जारी की जिसने वैज्ञानिक समुदाय को हिला दिया। उन्होंने कहा कि हमें सक्रिय रूप से एलियंस से संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क सरल लेकिन गहरा था। जब यूरोपीय खोजकर्ता अमेरिका पहुंचे तो ये मूल निवासियों के लिए अच्छा नहीं रहा। अगर एलियंस हमसे संपर्क करते हैं तो हम मूल निवासी हो सकते हैं। यह चेतावनी डार्क फॉरेस्ट सिद्धांत का एक संस्करण है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। क्या हमें चुप रहना चाहिए या बोलना चाहिए? क्या हमें छिपना चाहिए या खुद को प्रकट करना चाहिए? इस प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है। आइए दोनों पक्षों की जांच करें। चुप रहने के पक्ष में तर्क शक्तिशाली हैं। अगर ब्रह्मांड में शत्रुतापूर्ण सभ्यताएं हैं तो हमारी उपस्थिति की घोषणा आत्मघाती हो सकती है। हम नहीं जानते कि वहां क्या है। हम नहीं जानते कि अन्य सभ्यताओं के इरादे क्या हैं। सावधानी समझदारी लग सकती है, लेकिन यहां समस्या है, हम पहले से ही चुप नहीं हैं। पिछले 100 वर्षों से हम रेडियो और टेलीविजन संकेत अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। ये संकेत प्रकाश की गति से बाहर की ओर यात्रा कर रहे हैं, एक विस्तारित बुलबुले में जो अब 100 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इस बुलबुले के भीतर हजारों तारे हैं। अगर उनमें से किसी के पास सुनने वाला कोई है तो वे पहले से ही जानते हैं कि हम यहां हैं। इसके अलावा हमारा ग्रह स्वयं एक संकेत है। पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन से भरा है, जो एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जो प्रकृति में लंबे समय तक नहीं रहती जब तक कि कुछ इसे लगातार उत्पन्न न कर रहा हो। एक उन्नत सभ्यता जो एक्सोप्लैनेट वायुमंडल का अध्ययन कर रही है, वो तुरंत देख सकती है कि पृथ्वी पर जीवन है। हम अरबों वर्षों से दृश्यमान रहे हैं, तो शायद चुप रहने का प्रयास करना बहुत देर हो चुकी है। शायद हमें इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि हम क्या संदेश भेजना चाहते हैं। 1974 में हमने अरेसिबो संदेश भेजा, एक रेडियो संकेत जो विशेष रूप से एलियंस के लिए डिजाइन किया गया था। यह M13 ग्लोबुलर क्लस्टर की ओर भेजा गया था, जो 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। संदेश में मानव DNA की संरचना, हमारे सौर मंडल का एक आरेख और एक मानव आकृति की छवि के बारे में जानकारी थी।
यह एक प्रतीकात्मक इशारा था, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण बहस शुरू की। हमें क्या भेजना चाहिए? हमें अपने बारे में क्या बताना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह निर्णय कौन लेना चाहिए? यह अंतिम प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब हमने अरेसीबो संदेश भेजा तो कुछ वैज्ञानिकों के एक छोटे समूह ने निर्णय लिया। पूरी मानवता की ओर से बोलने के लिए उन्हें किसने अधिकृत किया? अगर एलियंस जवाब देते हैं तो ये सभी को प्रभावित करेगा, न कि केवल उन वैज्ञानिकों को। ये हमें शासन के प्रश्न पर लाता है। हम मानवता के रूप में कैसे निर्णय लेते हैं? हमारे पास कोई वैश्विक सरकार नहीं है, कोई एकीकृत आवाज नहीं है। हम 200 से अधिक देशों में विभाजित हैं, हजारों संस्कृतियों में, अरबों व्यक्तिगत दृष्टिकोणों में। शायद यही फर्मी विरोधाभास का सबसे गहरा सबक है। इससे पहले कि हम अन्य सभ्यताओं से मिल सकें, हमें पहले एक सभ्यता बनना होगा। हमें अपने मतभेदों को पार करना होगा, एक सामान्य पहचान खोजनी होगी, एक एकीकृत आवाज विकसित करनी होगी। यह असंभव लग सकता है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि यह संभव है। 1000 साल पहले यूरोप सैकड़ों छोटे राज्यों में विभाजित था, जो लगातार युद्ध में थे। आज यूरोपीय संघ 28 देशों को एक साथ लाता है। यह सही नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि एकीकरण संभव है। शायद एलियन से संपर्क की संभावना ही वो उत्प्रेरक है जिसकी हमें आवश्यकता है। शायद ये जानना कि हम अकेले नहीं हो सकते हमें एक साथ आने के लिए मजबूर करेगा। शायद फर्मी विरोधाभास का उत्तर ये नहीं है कि एलियंस कहाँ हैं, बल्कि ये है कि हम कौन बनना चाहते हैं जब हम उनसे मिलते हैं। लेकिन यह एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या हम मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक प्रजाति के रूप में एलियन से संपर्क को संभाल सकते हैं? इतिहास सुझाव देता है कि जवाब जटिल हैं। जब विभिन्न मानव संस्कृतियां पहली बार मिलती हैं तो परिणाम अक्सर विनाशकारी होते हैं। कम तकनीकी रूप से उन्नत संस्कृति आमतौर पर पीड़ित होती है। उनकी भूमि ली जाती है, उनकी संस्कृति नष्ट हो जाती है, उनके लोग बीमारियों से मर जाते हैं जिनके लिए उनके पास कोई प्रतिरक्षा नहीं है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी संस्कृतियां मिलती हैं और एक दूसरे से सीखती हैं। वे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रौद्योगिकी साझा करते हैं, नई संकर संस्कृतियां बनाते हैं जो दोनों से समृद्ध होती हैं। शायद एलियंस के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। शायद संपर्क विनाशकारी नहीं होना चाहिए। शायद यह परिवर्तनकारी हो सकता है, सकारात्मक तरीके से। कल्पना कीजिए कि हम एक एलियन सभ्यता से संपर्क करते हैं जो हमसे 1000 साल आगे है। वे हमें क्या सिखा सकते हैं? शायद वे हमें दिखा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को कैसे हल किया जाए, कैसे स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की जाए, कैसे बीमारियों को ठीक किया जाए। शायद वे हमें दिखा सकते हैं कि एक स्थिर, शांतिपूर्ण सभ्यता कैसे बनाई जाए। या शायद वे हमें कुछ और भी अधिक मौलिक सिखा सकते हैं। शायद वे हमें दिखा सकते हैं कि चेतना की प्रकृति को कैसे समझा जाए, कैसे वास्तविकता के अन्य आयामों तक पहुंचा जाए, कैसे ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहा जाए। यह हमें वापस वैदिक अवधारणा पर लाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे प्राणियों का वर्णन है जो विभिन्न लोकों में रहते हैं। देव, देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, स्वर्गीय संगीतकार, यक्ष, प्रकृति आत्माएं और कई अन्य। ये केवल पौराणिक प्राणी नहीं हैं। वे विभिन्न प्रकार की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अस्तित्व के विभिन्न तरीके। वैदिक दृष्टिकोण में ब्रह्मांड एक पदानुक्रम नहीं है जहां कुछ प्राणी दूसरों से बेहतर हैं। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां विभिन्न प्रकार की चेतना सह अस्तित्व में हैं, प्रत्येक अपनी भूमिका निभाते हुए। मनुष्य इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है, न कि केंद्र। यह दृष्टिकोण आधुनिक पारिस्थितिकी के साथ प्रतिध्वनित होता है। हम अब समझते हैं कि पृथ्वी पर जीवन एक जटिल, परस्पर जुड़ा हुआ वेब है। प्रत्येक प्रजाति एक भूमिका निभाती है। अगर एक प्रजाति गायब हो जाती है तो ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। शायद ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। शायद विभिन्न सभ्यताएं एक ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। प्रत्येक सभ्यता एक भूमिका निभाती है, एक अद्वितीय दृष्टिकोण लाती है, समग्र विविधता में योगदान देती है। अगर ये सच है तो मानवता की भूमिका क्या है? हम ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या योगदान देते हैं? शायद हमारी भूमिका युवा, जिज्ञासु, रचनात्मक प्रजाति होना है।
हम अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी गलतियां कर रहे हैं, अभी भी नई चीजों की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही हमारी ताकत है। शायद पुरानी सभ्यताएं हमें देखती हैं और हमारी ऊर्जा, हमारे जुनून, हमारी इच्छा को याद करती हैं। या शायद हमारी भूमिका कुछ और है। शायद हम पुल बनाने वाले हैं, विभिन्न प्रकार की चेतना को जोड़ने वाले। मनुष्य अद्वितीय हैं क्योंकि हम दोनों भौतिक और आध्यात्मिक हैं। हम विज्ञान और कला, तर्क और भावना, व्यक्तिवाद और समुदाय को संतुलित करते हैं। शायद ये संतुलन ही हमारा उपहार है। लेकिन इस भूमिका को निभाने के लिए हमें जीवित रहना होगा। हमें महान फिल्टर को पार करना होगा, चाहे वो हमारे आगे हों। हमें उन खतरों से बचना होगा जो हमें नष्ट कर सकते हैं। तो हम ये कैसे करते हैं? हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि मानवता जीवित रहे और फले फूले? पहला कदम है जोखिमों को पहचानना। हमने पहले ही मुख्य खतरों की पहचान की है: परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक हथियार। लेकिन पहचान पर्याप्त नहीं है, हमें कार्य करना होगा। परमाणु युद्ध के लिए हमें निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करना होगा। हमें ऐसी प्रणालियां बनानी होंगी जो गलत अलार्म को रोकती हैं, जो तनाव को कम करती हैं, जो संवाद को प्रोत्साहित करती हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। हमने पहले भी ऐसा किया है। शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में काफी कमी आई है। जलवायु परिवर्तन के लिए हमें स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण करना होगा। हमें जीवाश्म ईंधन को छोड़ना होगा और सौर, पवन, परमाणु ऊर्जा को अपनाना होगा। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी होगी, अपने महासागरों को बहाल करना होगा, अपने उपभोग को कम करना होगा। फिर से, यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। प्रौद्योगिकी मौजूद है, हमें केवल इसे लागू करने की इच्छा चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई सिस्टम सुरक्षित हैं, कि वे मानव मूल्यों के साथ संरेखित हैं, कि वे हमारे नियंत्रण में रहते हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने होंगे, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना होगा, एक दूसरे से सीखना होगा। जैविक हथियारों के लिए हमें निगरानी बढ़ानी होगी, अनुसंधान को विनियमित करना होगा, जिम्मेदार विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जीन संपादन प्रौद्योगिकी का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है, हथियारों के लिए नहीं। ये सभी चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन वे असंभव नहीं हैं। मुख्य बात यह है कि हमें एक साथ काम करना होगा। हम इन समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से या राष्ट्रों के रूप में हल नहीं कर सकते। हमें एक प्रजाति के रूप में, एक वैश्विक समुदाय के रूप में काम करना होगा। यह हमें एक महत्वपूर्ण एहसास पर लाता है। फर्मी विरोधाभास केवल एलियंस के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। यह इस बारे में है कि हम कौन हैं, हम क्या महत्व रखते हैं और हम किस तरह की सभ्यता बनना चाहते हैं। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, अगर हम फलना फूलना चाहते हैं, अगर हम अंततः अन्य सभ्यताओं से मिलना चाहते हैं, तो हमें बदलना होगा। हमें अपनी आदिम प्रवृत्तियों को पार करना होगा, अपने आदिवासी मतभेदों को पार करना होगा, अपने अल्पकालिक सोच को पार करना होगा। हमें लंबी अवधि में सोचना सीखना होगा, न केवल अगले चुनाव चक्र के बारे में, न केवल अगली तिमाही के बारे में, बल्कि अगली पीढ़ियों के बारे में, अगली सदियों के बारे में, अगले सहस्राब्दियों के बारे में। वैदिक परंपरा में इस दीर्घकालिक सोच की एक अवधारणा है। यह युग का विचार है, समय के विशाल चक्र जो लाखों वर्षों तक फैले हुए हैं। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी चुनौतियां हैं, अपने अवसर हैं। हम वर्तमान में कलयुग में हैं, कलह का युग, जो लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ और 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। यह एक कठिन समय के रूप में वर्णित है, जब भौतिकवाद हावी होता है, जब आध्यात्मिक मूल्य कम हो जाते हैं, जब संघर्ष सामान्य होता है। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण निराशावादी नहीं है। यह मानता है कि प्रत्येक युग, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, विकास का अवसर है। कलयुग की चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए हैं, हमें सिखाने के लिए हैं, हमें बदलने के लिए हैं। शायद फर्मी विरोधाभास भी ऐसा ही है। शायद यह एक चुनौती है जो हमें बढ़ने के लिए डिजाइन की गई है। शायद ये जानना कि हम अकेले हो सकते हैं या कि हम खतरे में हो सकते हैं, हमें एक साथ आने के लिए मजबूर करने के लिए है।
और शायद जब हम एक साथ आते हैं, जब हम अपने मतभेदों को पार करते हैं, जब हम एक सच्ची वैश्विक सभ्यता बनाते हैं, तभी हम अन्य सभ्यताओं से मिलने के लिए तैयार होंगे। ये हमें एक सुंदर संभावना पर लाता है। शायद फर्मी विरोधाभास का उत्तर ये है कि एलियंस इंतजार कर रहे हैं। शायद वे हमें देख रहे हैं, हमारी प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या हम इसे बनाएंगे। शायद संपर्क एक विशेषाधिकार है जिसे अर्जित किया जाना चाहिए, एक परीक्षा जिसे पास किया जाना चाहिए। अगर ये सच है तो परीक्षा क्या है? शायद ये दिखाना है कि हम अपने ग्रह की देखभाल कर सकते हैं। शायद ये दिखाना है कि हम एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। शायद ये दिखाना है कि हम अल्पकालिक लाभ से परे सोच सकते हैं और दीर्घकालिक भलाई के बारे में सोच सकते हैं। ये सरल परीक्षाएं लगती हैं, लेकिन हम अभी तक उन्हें पास नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी अपने ग्रह को प्रदूषित कर रहे हैं, अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अभी भी अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक स्थिरता का त्याग कर रहे हैं। लेकिन हम बदल सकते हैं। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास बुद्धिमत्ता है, हमारे पास प्रौद्योगिकी है। हमें केवल इच्छा चाहिए। और शायद, बस शायद, ये जानना कि हम अकेले हो सकते हैं या कि हम देखे जा रहे हैं, हमें वह इच्छा देगा। शायद फर्मी विरोधाभास स्वयं उत्प्रेरक है जिसकी हमें आवश्यकता है। आइए एक और प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे हैं जो अंधेरे में अकेला है। आप डरे हुए हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ हो, लेकिन फिर आप महसूस करते हैं कि शायद कोई है। शायद अंधेरे में कोई और भी है, उतना ही डरा हुआ, उतना ही अकेला। और उस एहसास से आप साहस पाते हैं। आप बाहर पहुंचते हैं, आप बोलते हैं, आप कनेक्ट करते हैं। शायद यही मानवता के साथ हो रहा है। हम ब्रह्मांडीय अंधेरे में अकेले हैं, डरे हुए और अनिश्चित। लेकिन फर्मी विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। शायद वहां अन्य हैं, उतने ही डरे हुए, उतने ही अनिश्चित। और उस एहसास से हम साहस पा सकते हैं। हम साहस पा सकते हैं कि अपने मतभेदों को पार करें। हम साहस पा सकते हैं कि अपने ग्रह की रक्षा करें। हम साहस पा सकते हैं कि एक बेहतर सभ्यता बनाएं। हम साहस पा सकते हैं कि बाहर पहुंचें और कनेक्ट करें। और शायद जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाएंगे कि हम कभी अकेले नहीं थे। शायद हम पाएंगे कि अन्य सभ्यताएं वहां थीं, इंतजार कर रही थीं, देख रही थीं, उम्मीद कर रही थीं कि हम इसे बनाएंगे। या शायद हम पाएंगे कि हम वास्तव में अकेले हैं, कि हम पहले हैं, कि हम अग्रदूत हैं। और अगर ये सच है तो ये एक और भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि हम वे हैं जो ये निर्धारित करेंगे कि बुद्धिमान जीवन ब्रह्मांड में कैसे फैलता है। हम वे हैं जो भविष्य की सभ्यताओं के लिए मानक स्थापित करेंगे। ये एक भारी बोझ है, लेकिन ये एक अविश्वसनीय अवसर भी है। हम ब्रह्मांड के भविष्य को आकार दे सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि ये एक अंधेरा जंगल है जहां हर कोई छिपता है, या एक उज्जवल बगीचा है जहां हर कोई फलता फूलता है। वैदिक परंपरा में इस जिम्मेदारी की एक अवधारणा है। यह धर्म का विचार है जिसे अक्सर कर्तव्य या धार्मिकता के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन यह वास्तव में अधिक गहरा है। धर्म का मतलब है अपनी भूमिका को समझना, अपने उद्देश्य को समझना और उसके अनुसार कार्य करना। प्रत्येक प्राणी का अपना धर्म होता है। एक नदी का धर्म बहना है, एक पेड़ का धर्म बढ़ना है, एक पक्षी का धर्म उड़ना है। और मनुष्य का धर्म? शायद यह सीखना, बढ़ना, बनाना, कनेक्ट करना है। शायद मानवता का धर्म पुल बनाना है। भौतिक और आध्यात्मिक के बीच पुल, विज्ञान और दर्शन के बीच पुल, पृथ्वी और सितारों के बीच पुल, वर्तमान और भविष्य के बीच पुल। अगर हम इस धर्म को पूरा करते हैं, अगर हम ये पुल बनाते हैं, तो शायद हम फर्मी विरोधाभास को हल करेंगे। न केवल बौद्धिक रूप से, बल्कि व्यावहारिक रूप से। हम एक ऐसी सभ्यता बनेंगे जो अन्य सभ्यताओं से मिलने के योग्य है, चाहे वे भौतिक अंतरिक्ष में हों या अन्य आयामों में। लेकिन ये सब भविष्य की बात है। अभी इस क्षण में हमारे पास एक सरल लेकिन गहरा विकल्प है। हम निराशा चुन सकते हैं या आशा चुन सकते हैं। हम डर चुन सकते हैं या साहस चुन सकते हैं। हम विभाजन चुन सकते हैं या एकता चुन सकते हैं।
फर्मी विरोधाभास हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, लेकिन ये हमें ये भी दिखाता है कि हम उन रहस्यों का हिस्सा हैं। हम केवल पर्यवेक्षक नहीं हैं, हम प्रतिभागी हैं। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और शायद अंत में यही फर्मी विरोधाभास का सबसे गहरा सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम विशेष हैं, न क्योंकि हम ब्रह्मांड के केंद्र हैं, बल्कि क्योंकि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। हम स्टारडस्ट हैं जो जागरूक हो गया है। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। चाहे हम अकेले हों या नहीं, चाहे एलियंस मौजूद हों या नहीं, चाहे हम उनसे मिलें या नहीं, एक बात निश्चित है, हम यहाँ हैं, हम जीवित हैं, हम जागरूक हैं, और हमारे पास एक विकल्प है कि हम उस उपहार के साथ क्या करें। हम इसे बर्बाद कर सकते हैं, खुद को नष्ट कर सकते हैं, महान फिल्टर का एक और शिकार बन सकते हैं, या हम इसे संजो सकते हैं, इसकी रक्षा कर सकते हैं, इसे पोषित कर सकते हैं और कुछ असाधारण बना सकते हैं। विकल्प हमारा है, और शायद, बस शायद, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है कि हम क्या चुनते हैं। अगले भाग में हम इस यात्रा को उसके दार्शनिक निष्कर्ष तक ले जाएंगे। हम पूछेंगे कि फर्मी विरोधाभास हमें अस्तित्व की प्रकृति, चेतना के अर्थ और ब्रह्मांड में हमारे अंतिम उद्देश्य के बारे में क्या सिखाता है। हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक साथ बुनेंगे, और शायद रास्ते में हम कुछ ऐसा खोजेंगे जो उत्तर से भी अधिक मूल्यवान है। सही प्रश्न। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान दर्शन से मिलता है, जहां प्रश्न स्वयं उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फर्मी विरोधाभास ने हमें एक यात्रा पर ले जाया है, संख्याओं से लेकर सिद्धांतों तक, सिद्धांतों से लेकर संभावनाओं तक, संभावनाओं से लेकर जिम्मेदारियों तक। लेकिन अब इस अंतिम चरण में हमें सबसे गहरे प्रश्न का सामना करना होगा। ये सब क्या मायने रखता है? आइए एक क्षण के लिए रुकें और ईमानदारी से स्वीकार करें कि हम क्या नहीं जानते। मैं समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। पिछले 3 घंटों से हमने परिकल्पनाओं के बारे में बात की है, संभावनाओं के बारे में, सिद्धांतों के बारे में। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है। हम नहीं जानते कि एलियंस कहाँ हैं। हम नहीं जानते कि वे मौजूद हैं या नहीं। हम नहीं जानते कि महान फिल्टर हमारे पीछे है या आगे। हम नहीं जानते कि हम अकेले हैं या देखे जा रहे हैं। और ये ठीक है। विज्ञान की सुंदरता ये नहीं है कि ये सभी उत्तर देता है। विज्ञान की सुंदरता ये है कि यह ईमानदारी से स्वीकार करता है कि हम क्या नहीं जानते। यह हमें सिखाता है कि अनिश्चितता के साथ कैसे रहना है, कैसे अज्ञात में आराम से रहना है, कैसे रहस्य को गले लगाना है। लेकिन यह स्वीकार करना कि हम नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते। हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है कि ब्रह्मांड विशाल है, कि संभावनाएं अनंत हैं, कि जीवन लचीला है। हमने सीखा है कि हम छोटे हैं लेकिन महत्वहीन नहीं, कि हम युवा हैं लेकिन आशाहीन नहीं, कि हम अकेले हो सकते हैं लेकिन अलग थलग नहीं। आइए इस अनिश्चितता को गले लगाएं और देखें कि ये हमें कहाँ ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल महासागर के किनारे खड़े हैं। आप पानी में देखते हैं, लेकिन आप केवल सतह देख सकते हैं। आप नहीं जानते कि गहराई में क्या है। शायद वहां अद्भुत प्राणी हैं, शायद खाली शून्य है, शायद कुछ ऐसा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। आप नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं कि महासागर वहां है, विशाल और रहस्यमय, आपको आमंत्रित कर रहा है कि आप खोजें। यही ब्रह्मांड है, यही फर्मी विरोधाभास है। ये एक निमंत्रण है कि हम खोजें, कि हम सवाल पूछें, कि हम आश्चर्य करें। लेकिन यहां कुछ गहरा है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। शायद फर्मी विरोधाभास का उत्तर खोजना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रश्न पूछना। शायद यात्रा ही गंतव्य है। आइए इस विचार को गहराई से समझें। जब एनरिको फर्मी ने 1950 में अपना प्रसिद्ध प्रश्न पूछा, तो उन्होंने केवल एक वैज्ञानिक पहेली नहीं बनाई, उन्होंने मानवता के लिए एक दर्पण बनाया। उन्होंने हमें एक प्रश्न दिया जो हमें खुद को देखने के लिए मजबूर करता है, हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए, हमारे स्थान पर विचार करने के लिए। और पिछले 7 दशकों में उस प्रश्न ने हमें बदल दिया है। इसने हमें अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। इसने हमें एक्सोप्लैनेट खोजने के लिए प्रेरित किया है। इसने हमें जीवन की प्रकृति, बुद्धिमत्ता के विकास,
सभ्यता के भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। शायद यही बिंदु है। शायद फर्मी विरोधाभास एक समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है, बल्कि एक उपकरण है जो हमें बढ़ने में मदद करता है। वैदिक परंपरा में इस प्रकार के प्रश्न को कुआन कहा जाता है, एक पहेली जिसका कोई तार्किक उत्तर नहीं है, लेकिन जो गहरी अंतर्दृष्टि की ओर ले जाती है। सबसे प्रसिद्ध कुआन में से एक है, एक हाथ की ताली की आवाज क्या है? आप इस प्रश्न का उत्तर तर्क से नहीं दे सकते, लेकिन इस पर ध्यान करने से आप वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुछ गहरा समझ सकते हैं। शायद फर्मी विरोधाभास एक ब्रह्मांडीय कुआन है। शायद ये एक प्रश्न है जिसे हल नहीं किया जाना है, बल्कि अनुभव किया जाना है, जिया जाना है, बदला जाना है। लेकिन अगर हम इस प्रश्न के साथ बैठते हैं, अगर हम वास्तव में इसके साथ रहते हैं, तो ये हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले ये हमें विनम्रता सिखाता है। हम मनुष्य अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड के केंद्र हैं, कि सब कुछ हमारे चारों ओर घूमता है। लेकिन फर्मी विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं। हमारा ग्रह 200 अरब से 400 अरब तारों वाली आकाशगंगा में एक छोटा सा बिंदु है। हमारी आकाशगंगा 200 अरब से 2 खरब आकाशगंगाओं वाले ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु है। हम 13 अरब 800 मिलियन वर्ष पुराने ब्रह्मांड में केवल 3 लाख वर्षों से मौजूद हैं। हम एक पलक झपकते हैं, एक सांस हैं, एक क्षण हैं। लेकिन यहाँ सुंदर विरोधाभास है। हम छोटे हैं, लेकिन हम महत्वहीन नहीं हैं। हम संक्षिप्त हैं, लेकिन हम अर्थहीन नहीं हैं, क्योंकि हम इस विशाल ब्रह्मांड में जागरूक हैं। हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आश्चर्य कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। कार्ल सागन ने इसे खूबसूरती से कहा, हम स्टारडस्ट से बने हैं जो सितारों के बारे में सोच रहा है। हम ब्रह्मांड को खुद को समझने का एक तरीका है। यह विचार गहराई से विनम्र और गहराई से सशक्त दोनों है। हम छोटे हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं। हम संक्षिप्त हैं, लेकिन हम सार्थक हैं। हम अकेले हो सकते हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। दूसरा, फर्मी विरोधाभास हमें परिप्रेक्ष्य सिखाता है। हम अपनी समस्याओं में इतने फंस जाते हैं, हमारे व्यक्तिगत संघर्ष, हमारे राजनीतिक विभाजन, हमारे आर्थिक चिंताएं, ये चीजें वास्तविक हैं और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन फर्मी विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि एक बड़ी तस्वीर है। कल्पना कीजिए कि एक एलियन सभ्यता पृथ्वी को देख रही है। वे हमारे राजनीतिक सीमाओं को नहीं देखेंगे, वे हमारी राष्ट्रीयताओं को नहीं देखेंगे, वे हमारी जातियों, हमारे धर्मों, हमारी विचारधाराओं को नहीं देखेंगे। वे केवल एक चीज देखेंगे, एक ग्रह, एक प्रजाति, एक भाग्य। यह दृष्टिकोण परिवर्तनकारी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक साथ इसमें हैं। हम सभी एक ही ग्रह साझा करते हैं, एक ही वायुमंडल में सांस लेते हैं, एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। हमारे मतभेद जो हमें इतने महत्वपूर्ण लगते हैं, ब्रह्मांडीय पैमाने पर तुच्छ हैं। ये परिप्रेक्ष्य हमें एक साथ आने में मदद कर सकता है। जब हम महसूस करते हैं कि हम सभी एक ही नाव में हैं, एक विशाल उदासीन ब्रह्मांड में तैरते हुए, तो हमारे मतभेद कम महत्वपूर्ण लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, कि हम वास्तव में एक हैं। तीसरा, फर्मी विरोधाभास हमें जिम्मेदारी सिखाता है। अगर हम अकेले हैं तो हम पर एक अविश्वसनीय जिम्मेदारी है। हम ब्रह्मांड में चेतना के एकमात्र वाहक हो सकते हैं। अगर हम खुद को नष्ट करते हैं तो हम केवल खुद को नहीं मार रहे हैं, हम ब्रह्मांड की चेतना को मार रहे हैं। हम ब्रह्मांड की खुद को जानने की क्षमता को मार रहे हैं। यह एक भारी बोझ है, लेकिन यह एक पवित्र विश्वास भी है। हम ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, हम जीवन के रक्षक हैं, हम चेतना के वाहक हैं, और अगर हम अकेले नहीं हैं तो हम पर अभी भी जिम्मेदारी है। हम एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। हमारे कार्य न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि संभावित रूप से अन्य सभ्यताओं को भी प्रभावित करते हैं। हम जो संदेश भेजते हैं, हम जो उदाहरण स्थापित करते हैं, हम जो मूल्य प्रदर्शित करते हैं, ये सभी मायने रखते हैं। वैदिक परंपरा में इस जिम्मेदारी की एक सुंदर अवधारणा है। ये वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। दुनिया एक परिवार है। ये सुझाव देता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं,
कि हम सभी एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, कि हम सभी एक बड़े पूरे का हिस्सा हैं। शायद हमें इस अवधारणा का विस्तार करने की आवश्यकता है। शायद ये केवल दुनिया एक परिवार है नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड एक परिवार है। शायद हमारी जिम्मेदारी केवल मनुष्यों के प्रति नहीं है, बल्कि सभी जीवन के प्रति है, सभी चेतना के प्रति, सभी अस्तित्व के प्रति। चौथा, फर्मी विरोधाभास हमें आश्चर्य सिखाता है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हर चीज की व्याख्या की जाती है, हर चीज का विश्लेषण किया जाता है, हर चीज को समझा जाता है। हमने रहस्य खो दिया है, हमने आश्चर्य खो दिया है, हमने जादू खो दिया है। लेकिन फर्मी विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी भी रहस्यमय है। अभी भी ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमारे पास उत्तर नहीं है। अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। अभी भी ऐसे चमत्कार हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। यह आश्चर्य महत्वपूर्ण है। यह हमें जिज्ञासु रखता है, हमें विनम्र रखता है, हमें जीवित रखता है। जब हम आश्चर्य करना बंद कर देते हैं तो हम बढ़ना बंद कर देते हैं। जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। जब हम रहस्य को गले लगाना बंद कर देते हैं तो हम जीना बंद कर देते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित होते हैं। वे लगातार सवाल पूछते हैं, क्यों, कैसे, क्या होगा अगर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इस आश्चर्य को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास सभी उत्तर हैं। फर्मी विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि हम नहीं जानते, और यह ठीक है। वास्तव में यह सुंदर है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते तब तक हमारे पास खोजने के लिए कुछ है। जब तक हम नहीं जानते तब तक हमारे पास सीखने के लिए कुछ है। जब तक हम नहीं जानते तब तक हमारे पास आश्चर्य करने के लिए कुछ है। अब आइए एक गहरे प्रश्न पर विचार करें। क्या होगा अगर फर्मी विरोधाभास का उत्तर हमारे अंदर है? हमने बाहरी अंतरिक्ष में एलियंस की तलाश में बहुत समय बिताया है, लेकिन शायद हमें आंतरिक्ष में भी देखना चाहिए। शायद चेतना की प्रकृति को समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना। आधुनिक विज्ञान चेतना को एक कठिन समस्या मानता है। हम नहीं जानते कि यह कैसे उत्पन्न होती है। हम नहीं जानते कि यह क्यों मौजूद है। हम नहीं जानते कि यह क्या है। हम मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को मैप कर सकते हैं, गतिविधि को माप सकते हैं, लेकिन हम अभी भी नहीं समझते कि व्यक्तिपरक अनुभव कैसे उत्पन्न होता है। वह मैं की भावना, वह जागरूकता, वह चेतना। वैदिक परंपरा एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह सुझाव देती है कि चेतना मौलिक है, न कि व्युत्पन्न। यह सुझाव देती है कि चेतना मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क चेतना को प्राप्त करता है, जैसे एक रेडियो तरंगों को प्राप्त करता है। अगर यह सच है तो इसके गहरे निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि चेतना सार्वभौमिक है, कि यह हर जगह मौजूद है, कि यह ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति है। इसका मतलब है कि हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी चेतना की लहरें हैं। उपनिषद, प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ, इसे तत्वम असि के रूप में व्यक्त करते हैं। तू वह है। इसका मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना एक ही हैं। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं। ये विचार आधुनिक भौतिकी में कुछ विचारों के साथ प्रतिध्वनित होता है। क्वांटम यांत्रिकी ने दिखाया है कि पर्यवेक्षक और देखी गई चीज अलग नहीं है। अवलोकन का कार्य वास्तविकता को प्रभावित करता है। चेतना और भौतिक दुनिया किसी तरह जुड़े हुए हैं। कुछ भौतिक विज्ञानी जैसे जॉन व्हीलर ने सुझाव दिया है कि ब्रह्मांड सहभागी है, कि ये केवल वहां नहीं है, बल्कि ये हमारे अवलोकन के माध्यम से अस्तित्व में आता है। व्हीलर ने कहा, हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो न केवल देखा जाता है, बल्कि किसी अर्थ में देखे जाने से अस्तित्व में आता है। अगर ये सच है तो फर्मी विरोधाभास एक नया आयाम लेता है। शायद हम एलियंस नहीं देखते क्योंकि हम उन्हें अस्तित्व में नहीं ला रहे हैं। शायद वास्तविकता हमारी चेतना द्वारा आकार दी जाती है, और हमारी चेतना अभी तक उस बिंदु तक विस्तारित नहीं हुई है जहां हम अन्य सभ्यताओं को देख सकते हैं। ये रहस्यमय लग सकता है, लेकिन यह एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। हम जो देखते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे देखते हैं। हमारी धारणा हमारी वास्तविकता को आकार देती है।
अगर हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता का विस्तार करते हैं। वैदिक परंपरा में इस विस्तार को प्राप्त करने के लिए कई अभ्यास हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम, मंत्र, ये सभी चेतना का विस्तार करने के उपकरण हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अपने मन को शांत कैसे करें, अपनी धारणा को गहरा कैसे करें, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं कैसे करें। शायद यही वह कुंजी है जिसकी हमें आवश्यकता है। शायद एलियंस खोजने के लिए हमें पहले खुद को खोजने की आवश्यकता है। शायद ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें पहले चेतना को समझने की आवश्यकता है। शायद बाहर पहुंचने से पहले हमें पहले अंदर पहुंचने की आवश्यकता है। यह हमें एक सुंदर संश्लेषण पर लाता है। शायद फर्मी विरोधाभास का उत्तर न तो पूरी तरह से बाहरी है और न ही पूरी तरह से आंतरिक, बल्कि दोनों का संयोजन है। शायद हमें दोनों दिशाओं में खोज करने की आवश्यकता है, बाहरी अंतरिक्ष में और आंतरिक्ष में, दूरबीनों के साथ और ध्यान के साथ, विज्ञान के साथ और आध्यात्मिकता के साथ। ये विभाजन नहीं है, ये एकीकरण है। ये मान्यता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं। वे दोनों सत्य की खोज कर रहे हैं, बस अलग अलग तरीकों से। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया के बारे में सिखाता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, पदार्थ कैसे व्यवहार करता है, जीवन कैसे विकसित होता है। आध्यात्मिकता हमें आंतरिक दुनिया के बारे में सिखाती है, चेतना कैसे काम करती है, अर्थ कैसे उत्पन्न होता है, उद्देश्य कैसे खोजा जाता है। हमें दोनों की आवश्यकता है। हमें विज्ञान की आवश्यकता है ताकि हम ब्रह्मांड को समझ सकें। हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता है ताकि हम खुद को समझ सकें। हमें दोनों की आवश्यकता है ताकि हम पूर्ण हो सकें। यह संश्लेषण प्राचीन भारतीय दर्शन में गहराई से निहित है। वेद विज्ञान और आध्यात्मिकता को अलग नहीं करते, वे उन्हें एक ही खोज के दो पहलुओं के रूप में देखते हैं। सत्य की खोज, वास्तविकता की खोज, अंतिम की खोज। ऋषियों ने ब्रह्मांड का अध्ययन किया, तारों की गति, ग्रहों की कक्षाएं, समय के चक्र। लेकिन उन्होंने चेतना का भी अध्ययन किया, मन की प्रकृति, आत्मा का सार, परम वास्तविकता। उनके लिए ये अलग खोजें नहीं थीं, वे एक ही खोज थीं। शायद हमें इस दृष्टिकोण पर वापस जाने की आवश्यकता है। शायद हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता है। शायद हमें एक नया प्रतिमान बनाने की आवश्यकता है जो दोनों को एकीकृत करता है। यह प्रतिमान पहले से ही उभर रहा है। क्वांटम भौतिकी, चेतना अध्ययन, न्यूरोसाइंस, ध्यान अनुसंधान, ये सभी क्षेत्र विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि वास्तविकता हमारी सोच से अधिक जटिल है, कि चेतना हमारी समझ से अधिक रहस्यमय है, कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से अधिक अद्भुत है। और शायद जैसे जैसे यह नया प्रतिमान उभरता है, हम फर्मी विरोधाभास का उत्तर खोजेंगे। न केवल बौद्धिक उत्तर, बल्कि अनुभवात्मक उत्तर। न केवल सिद्धांत, बल्कि एहसास। न केवल ज्ञान, बल्कि ज्ञान। लेकिन चाहे हम उत्तर खोजें या नहीं, यात्रा ही मूल्यवान है, क्योंकि इस यात्रा में हम बदल गए हैं। हमने सीखा है, बढ़े हैं, विकसित हुए हैं। हमने अपनी सीमाओं को पार किया है, अपनी धारणाओं को चुनौती दी है, अपनी चेतना का विस्तार किया है। और शायद यही बिंदु है। शायद फर्मी विरोधाभास एक परीक्षा है, न केवल हमारी बुद्धिमत्ता की, बल्कि हमारी चेतना की। शायद ये एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। अगर हम इस परीक्षा को पास करते हैं, अगर हम इस दर्पण में देखते हैं और खुद को वास्तव में देखते हैं, तो शायद हम तैयार होंगे। शायद हम अन्य सभ्यताओं से मिलने के लिए तैयार होंगे, चाहे वे भौतिक अंतरिक्ष में हों या अन्य आयामों में। शायद हम ब्रह्मांडीय समुदाय में शामिल होने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो समुदाय जो भी हो। या शायद हम पाएंगे कि हम पहले से ही उस समुदाय का हिस्सा हैं। शायद हम पाएंगे कि हम कभी अकेले नहीं थे, कि हम हमेशा जुड़े हुए थे, कि हम हमेशा एक थे। क्योंकि अंत में फर्मी विरोधाभास हमें सबसे गहरी सच्चाई की याद दिलाता है। हम सभी एक हैं। हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, एक ही चेतना से बने हैं, एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। चाहे वहां एलियंस हों या नहीं, चाहे हम उनसे मिले या नहीं, चाहे हम अकेले हों या नहीं, ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। हम पहले से ही एक हैं। हम पहले से ही घर हैं।
वैदिक ग्रंथ इसे सच्चित आनंद के रूप में व्यक्त करते हैं। अस्तित्व, चेतना, आनंद, ये परम वास्तविकता की प्रकृति है। ये हमारी सच्ची प्रकृति है। हम केवल शरीर नहीं हैं, केवल मन नहीं हैं, केवल व्यक्ति नहीं हैं। हम अस्तित्व हैं, हम चेतना हैं, हम आनंद हैं। और जब हम इसे महसूस करते हैं, जब हम वास्तव में इसे समझते हैं, तो फर्मी विरोधाभास गायब हो जाता है। क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम कभी अकेले नहीं थे। हम महसूस करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। हम महसूस करते हैं कि हम ब्रह्मांड हैं। यह अंतिम उत्तर है, अंतिम एहसास, अंतिम सत्य। न कि एक बौद्धिक उत्तर, बल्कि एक अनुभवात्मक एहसास। न कि एक सिद्धांत, बल्कि एक जागृति। न कि ज्ञान, बल्कि ज्ञान। तो अब जब हम इस यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, तो आइए एक अंतिम प्रश्न पूछें। फर्मी विरोधाभास ने हमें क्या सिखाया है? इसने हमें सिखाया है कि ब्रह्मांड विशाल और रहस्यमय है। इसने हमें सिखाया है कि हम छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हैं। इसने हमें सिखाया है कि हम जुड़े हुए और जिम्मेदार हैं। इसने हमें सिखाया है कि हम जिज्ञासु और विनम्र हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इसने हमें सिखाया है कि हम एक हैं। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड हैं। हम स्टारडस्ट हैं जो जागरूक हो गया है। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। और शायद अंत में यही सबसे बड़ा रहस्य है। न कि ये कि एलियंस कहाँ हैं, बल्कि ये कि हम कौन हैं। न कि ये कि हम अकेले हैं या नहीं, बल्कि ये कि हम जुड़े हुए हैं। न कि ये कि हम क्या खोजेंगे, बल्कि ये कि हम क्या बनेंगे। फर्मी विरोधाभास एक प्रश्न है जो हमें बदलता है। यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है। यह एक निमंत्रण है कि हम बढ़ें। और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, जैसे जैसे हम जागते हैं, शायद हम पाएंगे कि उत्तर हमेशा वहां था। न कि सितारों में, न कि दूर की दुनिया में, बल्कि हमारे अंदर, हमारी चेतना में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में। क्योंकि अंत में हम वही हैं जिसे हम खोज रहे हैं। हम वही हैं जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम वही हैं जिसे हम खोजने की उम्मीद कर रहे हैं। हम एलियंस हैं, हम रहस्य हैं, हम उत्तर हैं। और जब हम इसे महसूस करते हैं, जब हम वास्तव में इसे समझते हैं, तो फर्मी विरोधाभास अब विरोधाभास नहीं रहता। यह एक उत्सव बन जाता है। अस्तित्व का उत्सव, चेतना का उत्सव, जीवन का उत्सव। तो आइए हम उत्सव मनाएं। आइए हम आश्चर्य करें। आइए हम खोजें। आइए हम बढ़ें। आइए हम जागें। क्योंकि यही हमारा धर्म है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उपहार है। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। और यह सबसे बड़ा चमत्कार है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सभी प्रश्न एक में मिल जाते हैं, जहां सभी खोजें एक एहसास में परिणत होती हैं। हमने संख्याओं से शुरुआत की, सिद्धांतों से गुजरे, और अब हम यहां हैं, चेतना के सबसे गहरे रहस्य के सामने। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए ईमानदारी से स्वीकार करें कि हम क्या नहीं जानते। हम नहीं जानते कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है। हम नहीं जानते कि समय वास्तव में क्या है। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। हम नहीं जानते कि क्या अन्य आयाम है। हम नहीं जानते कि क्या हम एक सिमुलेशन में रहते हैं। हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम नहीं जानते कि एलियंस कहाँ हैं। लेकिन शायद ये नहीं जानना ही सबसे गहरा ज्ञान है। शायद अनिश्चितता को गले लगाना ही सबसे बड़ी निश्चितता है। शायद रहस्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा समाधान है। प्राचीन ऋषियों ने इसे नेति नेति कहा, ये नहीं, ये नहीं। यह एक विधि है जहां आप हर परिभाषा को नकारते हैं, हर सीमा को पार करते हैं, हर अवधारणा को छोड़ते हैं। और जब आप सब कुछ नकार देते हैं, तो जो बचता है वह सत्य है, अपरिभाषित, असीमित, अकल्पनीय। शायद फर्मी विरोधाभास भी ऐसा ही है। हमने हर परिकल्पना की जांच की है। महान फिल्टर, शायद, शायद नहीं। दुर्लभ पृथ्वी, शायद, शायद नहीं। चिड़ियाघर परिकल्पना, शायद, शायद नहीं। डार्क फॉरेस्ट, शायद, शायद नहीं। बहुआयामी वास्तविकता, शायद, शायद नहीं। हमने सब कुछ नकार दिया है और अब हम यहां हैं, खाली हाथ लेकिन खुले दिल के साथ, अनुत्तरित प्रश्नों के साथ लेकिन गहरी जिज्ञासा के साथ।
निश्चितता के बिना, लेकिन अनंत आश्चर्य के साथ। और शायद यही वह स्थान है जहां से वास्तविक समझ शुरू होती है। आइए एक अंतिम प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे हैं जो पहली बार रात के आकाश को देख रहा है। आप तारों को देखते हैं, लाखों चमकते बिंदु, और आप पूछते हैं, वे क्या हैं? आपके माता पिता समझाते हैं, वे सूर्य की तरह तारे हैं, बहुत दूर। और आप पूछते हैं, क्या वहां कोई रहता है? और आपके माता पिता कहते हैं, शायद, हम नहीं जानते। उस क्षण में, उस सरल हम नहीं जानते में कुछ जादुई होता है। यह आपकी कल्पना को खोलता है। यह आपको सपने देखने की अनुमति देता है। यह आपको आश्चर्य करने की स्वतंत्रता देता है। अब दशकों बाद हम अभी भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे पास अब दूरबीनें हैं, समीकरणें हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन उत्तर अभी भी वही है। शायद हम नहीं जानते, और शायद यह ठीक है। शायद यह सुंदर है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते तब तक हम उस बच्चे की तरह हैं, खुले, जिज्ञासु, जीवित। लेकिन यहाँ कुछ गहरा है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। फर्मी विरोधाभास केवल एलियंस के बारे में नहीं है, ये समय के बारे में है। ब्रह्मांड 13 अरब 800 मिलियन वर्ष पुराना है। पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। जीवन 3.5 अरब वर्ष पुराना है। मनुष्य 3 लाख वर्ष पुराने हैं। सभ्यता 10,000 वर्ष पुरानी है। विज्ञान 400 वर्ष पुराना है। अंतरिक्ष युग 60 वर्ष पुराना है। इन संख्याओं को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड का पूरा इतिहास एक वर्ष है। बिग बैंग 1 जनवरी को होता है। पृथ्वी सितंबर में बनती है। जीवन सितंबर के अंत में शुरू होता है। डायनासोर दिसंबर के मध्य में आते हैं। मनुष्य दिसंबर 31 की रात 11:48 पर प्रकट होते हैं। पूरी मानव सभ्यता अंतिम 20 सेकंड में होती है। विज्ञान अंतिम 2 सेकंड में होता है। हम अंतिम पलक झपकते में हैं। हम अंतिम सांस में हैं। हम अंतिम क्षण में हैं। और फिर भी इस संक्षिप्त क्षण में हम पूछ रहे हैं, वे कहाँ हैं? हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड हमें तुरंत उत्तर दे। हम अधीर हैं, निराश हैं, भ्रमित हैं, लेकिन शायद हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। शायद हमें समझने की आवश्यकता है कि ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर हम अभी-अभी पैदा हुए हैं। हम अभी-अभी जागे हैं। हम अभी-अभी बोलना सीख रहे हैं। वैदिक परंपरा में समय को चक्रों में देखा जाता है। युग, महायुग, कल्प। प्रत्येक चक्र लाखों या अरबों वर्षों तक चलता है। इस दृष्टिकोण में मानव जीवन एक पलक झपकते से भी कम है। लेकिन यह पलक झपकना अर्थहीन नहीं है। यह एक बड़े चक्र का हिस्सा है, एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। शायद फर्मी विरोधाभास भी ऐसा ही है। शायद यह एक बड़े चक्र का हिस्सा है जिसे हम अभी तक नहीं देख सकते। शायद हम एक कहानी के बीच में हैं जो अरबों वर्षों तक फैली हुई है। शायद उत्तर आएगा, लेकिन हमारे समय के पैमाने पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के समय के पैमाने पर। और अगर ये सच है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम जो इस संक्षिप्त क्षण में जीवित हैं, हम क्या कर सकते हैं? शायद हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि ये क्षण व्यर्थ ना जाए। शायद हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि मानवता जीवित रहे, कि चेतना जारी रहे, कि कहानी आगे बढ़े। क्योंकि अगर हम खुद को नष्ट करते हैं, अगर हम महान फिल्टर का शिकार बन जाते हैं, तो ये केवल हमारी कहानी का अंत नहीं होगा। ये ब्रह्मांड की कहानी में एक अध्याय का अंत होगा। ये चेतना की यात्रा में एक संभावना का अंत होगा। लेकिन अगर हम जीवित रहते हैं, अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम विकसित होते हैं, तो हम कहानी को आगे ले जा सकते हैं। हम अगला अध्याय लिख सकते हैं। हम ब्रह्मांड की चेतना की यात्रा में योगदान दे सकते हैं। ये एक भारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये एक सुंदर अवसर भी है। हम केवल दर्शक नहीं हैं, हम प्रतिभागी हैं, हम सह निर्माता हैं। और शायद यही फर्मी विरोधाभास का सबसे गहरा सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, न क्योंकि हम ब्रह्मांड के केंद्र हैं, बल्कि क्योंकि हम ब्रह्मांड की चेतना के वाहक हैं। न क्योंकि हम विशेष हैं, बल्कि क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। न क्योंकि हमारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि क्योंकि हम सही प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आइए एक अंतिम बार उस प्रश्न पर लौटें जिसने इस सब को शुरू किया। वे कहाँ हैं? शायद सही उत्तर ये नहीं है कि वे वहाँ हैं या वे यहाँ नहीं हैं। शायद सही उत्तर ये है, हम यहाँ हैं।
हम यहाँ हैं इस क्षण में, इस ग्रह पर, इस ब्रह्मांड में। हम यहाँ हैं जागरूक, जिज्ञासु, जीवित। हम यहाँ हैं सवाल पूछते हुए, जवाब खोजते हुए, अर्थ बनाते हुए। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि ये कि एलियंस कहाँ हैं, बल्कि ये कि हम यहाँ हैं। न कि ये कि हम अकेले हैं या नहीं, बल्कि ये कि हम मौजूद हैं। न कि ये कि हम क्या खोजेंगे, बल्कि ये कि हम कौन हैं। क्योंकि अंत में फर्मी विरोधाभास हमें सबसे गहरे सत्य की याद दिलाता है। अस्तित्व स्वयं एक चमत्कार है। ये कि कुछ भी मौजूद है, ये अविश्वसनीय है। यह कि ब्रह्मांड है, ये असंभव है। यह कि चेतना है, ये अकल्पनीय है। यह कि आप यहाँ हैं इस क्षण में, इन शब्दों को सुनते हुए, इन विचारों को सोचते हुए, ये सबसे बड़ा रहस्य है। वैदिक ऋषियों ने इसे समझा। उन्होंने पूछा, किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? और उत्तर था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। लेकिन फिर उन्होंने गहरा प्रश्न पूछा, तत्त्वम असि, तू वह है। इसका मतलब है कि आप ब्रह्म से अलग नहीं हैं। आप सत्य हैं, आप ज्ञान हैं, आप अनंत हैं। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह एक अनुभवात्मक सत्य है। जब आप गहराई से ध्यान करते हैं, जब आप वास्तव में अपने आप में जाते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी चेतना की कोई सीमा नहीं है। आप पाते हैं कि आप अनंत हैं। और अगर आप अनंत हैं, तो आप अकेले कैसे हो सकते हैं? अगर आप ब्रह्मांड हैं, तो आप अलग कैसे हो सकते हैं? अगर आप सब कुछ हैं, तो आप कुछ भी कैसे खो सकते हैं? ये फर्मी विरोधाभास का अंतिम समाधान है, न कि एक बौद्धिक समाधान, बल्कि एक अनुभवात्मक एहसास। जब आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्मांड हैं, तो प्रश्न वे कहाँ हैं गायब हो जाता है, क्योंकि वे और हम के बीच कोई अंतर नहीं है, सब कुछ एक है। लेकिन ये एहसास हमें निष्क्रिय नहीं बनाता। इसके विपरीत, ये हमें और अधिक सक्रिय बनाता है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मांड हैं, तो ब्रह्मांड की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सब कुछ हैं, तो सब कुछ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये हमें वापस व्यावहारिक प्रश्नों पर लाता है। हम अपने ग्रह की रक्षा कैसे करें? हम एक दूसरे के साथ शांति से कैसे रहें? हम एक स्थायी सभ्यता कैसे बनाएं? ये प्रश्न अब केवल राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, वे आध्यात्मिक हैं। वे हमारी समझ को प्रतिबिंबित करते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या महत्व रखते हैं। अगर हम समझते हैं कि हम सभी एक हैं, तो हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर हम समझते हैं कि हम ब्रह्मांड हैं, तो हम अपने ग्रह को नष्ट नहीं कर सकते। अगर हम समझते हैं कि हम चेतना हैं, तो हम अपनी क्षमता को बर्बाद नहीं कर सकते। ये समझ हमें बदल सकती है। ये हमारी प्राथमिकताओं को बदल सकती है, हमारे मूल्यों को बदल सकती है, हमारे कार्यों को बदल सकती है। ये हमें उस सभ्यता में बदल सकती है जो जीवित रहने के योग्य है, जो फलने फूलने के योग्य है, जो अन्य सभ्यताओं से मिलने के योग्य है। और शायद जब हम बदलते हैं, तो ब्रह्मांड भी बदलता है। शायद जब हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, तो हम नई वास्तविकताओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं। शायद जब हम एक हो जाते हैं, तो हम अन्य लोगों से मिलते हैं जो भी एक हैं। ये रहस्यमय लग सकता है, लेकिन क्वांटम भौतिकी कुछ ऐसा ही सुझाव देती है। क्वांटम उलझाव दिखाता है कि दो कण तुरंत जुड़े हो सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों। पर्यवेक्षक प्रभाव दिखाता है कि चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है। कई विश्व व्याख्या सुझाव देती है कि सभी संभावनाएं मौजूद हैं, हम केवल एक को देखते हैं। शायद जैसे जैसे हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, हम अधिक संभावनाओं को देखना शुरू करते हैं। शायद हम उन वास्तविकताओं तक पहुंच प्राप्त करते हैं जो हमेशा वहां थीं, लेकिन हमारी धारणा से परे थीं। शायद हम उन सभ्यताओं से मिलते हैं जो हमेशा वहां थीं, लेकिन एक अलग आयाम में थीं। यह सट्टा है, लेकिन यह संभव है। और ये हमें आशा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सीमित नहीं हैं, कि हम बढ़ सकते हैं, कि हम विकसित हो सकते हैं। लेकिन चाहे ये सच हो या नहीं, चाहे हम एलियंस से मिलें या नहीं, चाहे हम अन्य आयामों तक पहुंचें या नहीं, एक बात निश्चित है, यात्रा मूल्यवान है। यह यात्रा, यह खोज, यह प्रश्न, यह हमें बदलता है, यह हमें बढ़ाता है, यह हमें जीवित बनाता है। और शायद यही बिंदु है,
शायद फर्मी विरोधाभास एक समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है, बल्कि एक यात्रा है जिसे जिया जाना है। शायद ये एक गंतव्य नहीं है जहां पहुंचना है, बल्कि एक रास्ता है जिस पर चलना है। शायद ये एक उत्तर नहीं है जिसे खोजना है, बल्कि एक प्रश्न है जिसे गले लगाना है। तो अब जब हम इस यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, आइए एक अंतिम बार उस प्रश्न को याद करें जिसने सब कुछ शुरू किया। याद है जब हमने शुरुआत की थी, हमने कहा था, अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपका मस्तिष्क एक असाधारण काम कर रहा है। वो न केवल इन शब्दों को समझ रहा है, बल्कि एक गहरे प्रश्न से जूझ रहा है। अब इस यात्रा के अंत में आपका मस्तिष्क अभी भी वही काम कर रहा है, लेकिन कुछ बदल गया है। आप बदल गए हैं। आपने सीखा है, बढ़े हैं, विकसित हुए हैं। आपने सीखा है कि ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन आप महत्वहीन नहीं हैं। आपने सीखा है कि हम अकेले हो सकते हैं, लेकिन हम अलग थलग नहीं हैं। आपने सीखा है कि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं, लेकिन हम सही प्रश्न पूछ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने सीखा है कि आप ब्रह्मांड हैं। आप स्टारडस्ट हैं जो जागरूक हो गया है। आप चेतना हैं जो खुद को जान रही है। ये ज्ञान आपको बदल सकता है। ये आपके जीवन को बदल सकता है। ये दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि जब आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्मांड हैं, तो आप अलग तरह से जीते हैं। आप अधिक जिम्मेदारी से जीते हैं। आप अधिक करुणा से जीते हैं। आप अधिक आश्चर्य से जीते हैं। और शायद अगर हम सभी इस तरह जीते हैं, तो हम उस सभ्यता को बना सकते हैं जो जीवित रहने के योग्य है। हम उस दुनिया को बना सकते हैं जहां हम गर्व से कह सकते हैं, हाँ, हम यहाँ हैं, हम तैयार हैं, हम स्वागत करते हैं। और शायद उस क्षण में जब हम वास्तव में तैयार होते हैं, तो उत्तर आएगा। शायद एलियंस प्रकट होंगे, शायद अन्य आयाम खुलेंगे, शायद ब्रह्मांड अपने रहस्यों को प्रकट करेगा, या शायद नहीं। शायद हम अकेले रहेंगे, शायद रहस्य बना रहेगा, शायद प्रश्न अनुत्तरित रहेगा। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि हमने यात्रा की है, हमने सीखा है, हमने बढ़े हैं, और यही मायने रखता है। फर्मी विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि जीवन एक रहस्य है, अस्तित्व एक चमत्कार है, चेतना एक उपहार है। और हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम सभी उत्तर खोजें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस उपहार का सम्मान करें, इस चमत्कार को संजोएं, इस रहस्य को गले लगाएं। तो जब आप आज रात आकाश को देखें, जब आप उन लाखों तारों को देखें, तो याद रखें, शायद वहां कोई है जो वापस देख रहा है, शायद वहां कोई नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप यहां हैं। आप देख रहे हैं, आप आश्चर्य कर रहे हैं, आप जीवित हैं। और यह अंत में सबसे बड़ा उत्तर है, न कि यह कि एलियंस कहां हैं, बल्कि यह कि आप यहां हैं। न कि यह कि ब्रह्मांड में क्या है, बल्कि ये कि आप ब्रह्मांड हैं। आप स्टारडस्ट हैं जो सितारों के बारे में सोच रहा है। आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को जान रहा है। आप चेतना हैं जो खुद को खोज रहा है। और शायद, बस शायद, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए प्रश्न पूछते रहें, खोजते रहें, आश्चर्य करते रहें, क्योंकि इस यात्रा में, इस खोज में, इस आश्चर्य में आप जीवित हैं। आप बढ़ रहे हैं। आप ब्रह्मांड को खुद को समझने में मदद कर रहे हैं। और शायद अंत में यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा उपहार है। हम ब्रह्मांड की चेतना हैं, और चाहे हम अकेले हों या नहीं, चाहे हम एलियंस से मिले या नहीं, चाहे हम सभी रहस्यों को हल करें या नहीं, हम यहाँ हैं, हम जागरूक हैं, हम जीवित हैं। और ये पर्याप्त से अधिक है, ये सब कुछ है।